फॉर मी सूर्य इज़ मोर डिफिकल्ट टू बोल अच्छा, कंपेयर टू एबी डिविलियर्स, क्योंकि सूर्य आपको एक बॉल पे मुंबई इंडियंस के साथ इस सीज़न जो आप रहे, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? ऑल ऑफ अ सडन जो सीन में नहीं थे हम, उसके बाद हम लोग जीते। तो ऐसे गेम्स आपको 2023-24 आपने आरसीबी में बिताया था, 2025 की आरसीबी में आपको क्या डिफरेंस लगा कि जब इन्होंने ट्रॉफी उठाई इस साल? बिकॉज कुछ फ़र्क था वैसे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में। गोल में ज़्यादा बनाता नहीं, क्योंकि वो कभी पूरे नहीं होते तो हर्ट्स करते हैं। रोहित शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर रूप में हमें खेलते हुए दिख रहे थे। तो इज़ इट मैनेजमेंट्स डिसीजन, कैप्टन डिसीजन, या रोहित शर्मा का खुद का डिसीजन था कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलूँ? नहीं ऐसा एक अगर टीम चूज़ करनी हो आपको कि ये मेरी फेवरेट टीम रही, आपने सीएसके वर्सेस एमआई भी देखा है, खेला है, सीएसके वर्सेस आरसीबी भी खेला है कि एमएस धोनी गुस्सा नहीं करते हैं सबको, मतलब कैप्टन कूल को ले जाता है, गुस्सा कहीं ना कहीं करते हैं, कोई ना कोई किसी से हमने बताया कि भाई गुस्सा ऑफ कैमरा ज़रूर दिखता है उनका। नहीं डांट खाई है, डांट खाई आप? डांट खाई है अगेंस्ट यू विल गेट अ क्लास 4 जॉब। क्लास 4 जॉब मतलब पूछो मत। एमएस धोनी की कौन सी जॉब थी उस टाइम पे? मैनुअल मतलब झाड़ू पोछा करना, अच्छा। हाँ लोहा उठाना इधर से उधर, तो वो था कि मतलब मेरा तो एम ये था। पर उस टाइम लग रहा था कि यार ये रिटायरमेंट लेने वाला है, या सोच थी उस टाइम पे या खेलेगा भी कुछ? ये आदमी अगर चाहे रोहित भाई हो चाहे विराट हो, सब में क्रिकेट तो पूरा प्रॉपर बाकी है अभी करण शर्मा सर, कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू द सी एक्स पॉड। और ऋषित, कैसा लग रहा है दो शर्मा जी के बेटों के साथ बैठ के? करण भाई और रोहित भाई भी आए क्या? तो शर्मा जी के बेटा मैं भी तो हूँ ना। ओह अच्छा अच्छा। एक सक्सेसफुल है तो दूसरा तो नहीं है, क्या हो गया? तो, लेकिन है तो दो शर्मा जी के बेटे। पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, करण भाई आपको बताना चाह रहा हूँ, 2015-16 की बात है, मैं मेरठ से ही हूँ, और हमारी ना शायद से कुछ वेकेशन थी, 2 दिन 3 की छुट्टियाँ थी, और आपने शायद तभी डेब्यू किया था इंडिया के लिए। तो आप आउट ऑफ सडन, हम गांधी बाग कंपनी गार्डन है वहाँ पे खेलते थे, बच्चों मतलब बैडमिंटन खेल रहे हैं, और हम बैडमिंटन खेल रहे हैं और पीछे से हमारे एक बड़ा प्लेयर जा रहा है। तो हमें लगा चलो कोई प्लेयर आया है, नया नया खेलने के लिए आया होगा, हम उस टाइम इतना नॉलेज नहीं थी, तो किसी ने पीछे से बोला करण शर्मा आया है, करण शर्मा आया है, और ग्राउंड के बाहर लाइन लगी हुई है। मैं आपसे मिला भी था उस टाइम पे, बहुत छोटा था मैं, 14-15 साल का था। तो वो एक फ़ैन मोमेंट था कि हीरो जिनको टीवी पे देखते हैं और यहाँ बैठा हूँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, तो मेरे लिए थोड़ी सी प्राउड फीलिंग है। थैंक यू सो मच। 3 इडियट्स वाला सीन याद आ गया। बचपन से सोचा सर इंजीनियर बनूंगा, आज क्लास में बैठ गए बड़ा अच्छा लग रहा है। बट कैसा चल रहा है करण भाई? जैसा आईपीएल सीजन गया उसके बाद अभी क्या कर रहे थे, कहाँ थे? अभी घर पे ही था, बेसिकली वही था, ट्रेनिंग स्टार्ट की नेक्स्ट सीज़न का प्रिपरेशन के कैसे क्या करना है, और रणजी से पहले यूपीपीएल आया, तो उसके लिए भी लंबा सीज़न हो जाएगा, तो बॉडी मेंटेन करनी है, कैसे क्या करना है, तो बहुत सारे सब चीज़ें सोच के अब कैसे अपने आप को प्लान करना है ये सीज़न, तो उसी पे वक्त चल रहा है। मुश्किल हो जाता है आफ्टर 30-35, ये ऑफ कैमरा हम जनरली बात कर रहे थे, बट कितना मुश्किल होता है खुद को मेंटेन करना आफ्टर 30-35 बॉडी जब क्रॉस करती है? नहीं वो पहले कुछ भी होता था, आए और खेल लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब यू नीड एटलीस्ट एन आवर बिफोर द गेम और बिफोर द ट्रेनिंग सेशन टू लूजन अप योर बॉडी, और ऐसा अपना बॉडी को पता नहीं कि कहाँ पे क्या पेन आ जाए, तो उससे पहले रहता है कि अच्छा वार्म अप और क्या शेड्यूल है, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मुंबई इंडियंस के साथ इस सीज़न जो आप रहे, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? परफॉर्मेंस हम सब ने देखी है, कैसे कैसे आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, और मुंबई इंडियंस का जो कमबैक भी आया एक तरह से, 5 से 6-7 मैच इकट्ठे जीते जो, और वहाँ से एकदम से क्वालिफाई करके प्लेऑफ्स के लिए भी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुंबई से 2017 भी खेला था जब, तब भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसके बाद नहीं खेल पाया, जो चाहता था कि एमआई से कंटिन्यू करूं, बट वो अपने हाथ में नहीं है, इट्स टोटली इन ऑक्शन। सो यही था कि अच्छा था, नहीं जीत रहे थे, बट यही था कि जब भी एक गेम जीतेंगे तो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो ऐसे ही हुआ, वो दिल्ली वाला गेम ऑल ऑफ अ सडन जो सीन में नहीं थे हम, उसके बाद हम लोग जीते। तो ऐसे गेम्स आपको ऐसे एज अ यूनिट, एज अ प्लेयर आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो उसी रिदम को लेके हम लोग 5-6 गेम एक साथ जीते और क्वालिफाई किए। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं जीत पाए, बट यही था कि ओवरऑल बहुत अच्छा सीज़न था। 2017 वाली मुंबई इंडियंस में जब आप थे और अब जब 2025 वाली मुंबई इंडियंस में जब आप थे, बहुत डिफरेंस था, मैनेजमेंट का भी हो रहा होगा, लीडरशिप का भी अलग डिफरेंस होगा,
क्या आपका एक्सपीरियंस था फ्रॉम दैट 2017 की मुंबई इंडियंस एंड देन 2025 वाली मुंबई इंडियंस? वो 17 वाला मुंबई इंडियंस इट वाज फुल स्टार स्टडेड जितने भी लोग थे, चाहे आप पार्थिव पटेल थे उस टाइम, कुणाल था, और आपका लैंडन सिमंस, मिचेल जॉनसन, और अभी क्या है इस टाइम, अब जैसे जैसे टाइम जाता गया तो वो सब तो रिटायर हो गए, बट जी। जो उनका प्लेस लिए सब नए लड़के थे। हम्म। अश्वनी खेला अच्छा, फिर पुत्तूर था, विकेश पुतुर। और ऐसे करते करते उस टाइम काफ़ी डिफरेंस था। और ये रहता है कि इस टाइम पे आपको एज अ सीनियर प्लेयर उनको हेल्प करना है। तब आप यंगस्टर थे। तब मैं यंगस्टर था, अब वो यंगस्टर हैं, तो उनको इस टाइम पे ऐसे हेल्प करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बॉन्डिंग ही टीम को आगे ले जाती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर था 2017 की मुंबई इंडियंस में, 2025 की मुंबई इंडियंस में। 17 में रोहित शर्मा कैप्टन थे, 2025 में हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, और इनकी लीडरशिप स्टाइल थोड़ी सी डिफर लगती है हमें कैमरा वगैरह हम जब मैचेस देखते हैं। पर्सनली आपको कैसा लगा था? ये ऑब्वियसली सबका अलग अलग स्टाइल होता है कैप्टनसी का, तो मुझे तो सारे कैप्टन सही हैं जो मेरे साथ खेला हूँ, जिनके साथ भी सबने अच्छा ही सपोर्ट किया है मेरे को। तो मेरे साथ इधर भी था कि हार्दिक का मैं फ़र्स्ट टाइम खेला उसके अंडर, पर मुझे अच्छा लगा कि एज अ कैप्टन वो, तो मेरे को यही था कि जो भी कैप्टन मिले, बट कैप्टन शुड सपोर्ट द बॉलर्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फ़र्क था वैसे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में? एज अ बॉलर कुछ डिफरेंस आपको लगा हो? नहीं, सब दोनों लोग फ्रीडम देते हैं कि अपना जिस हिसाब से फील्ड चाहिए, किस टाइम पे बॉलिंग चाहिए, सब बातें होती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। आप जब इस साल गए, जब आप बोल रहे थे कि यार 17 में मैं यंगस्टर था, अब मैं सीनियर था, आप 37 थे इस टाइम पे, तो आप क्या पर्सनल एम्बिशन लेकर गए थे, क्या विजन लेकर गए थे इस बार आईपीएल में कि भाई अब यहाँ से मेरा क्या गोल रहने वाला है एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, पर्सनल लेवल पे? गोल तो ऐसा नहीं था, बट यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेम्स मिलने चाहिए खेलने को, क्योंकि आपका क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, और वानखेड़े की पिच पे इतना स्पिनर सपोर्टिव नहीं रहता। तो वो यही मेरा मेन एम ये था कि जाके वहाँ पे अपने आप को देखूँ कि क्या कर सकता हूँ, टीम को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और गोल में ज़्यादा बनाता नहीं, क्योंकि वो कभी पूरे नहीं होते, तो हर्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा गोल कुछ नहीं होता, बट ये रहता है कि कैसे मैं अपनी टीम को हेल्प कर सकूँ, वेदर आई एम प्लेइंग, वेदर आई एम नॉट प्लेइंग। चाहे मैं अपने जूनियर्स को हेल्प करके, या टीम के सीनियर्स को किसी को सजेशन दे के, और जब चांस मिलता है तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू परफॉर्म इफ़ यू वांट टू प्ले द गेम। स्पिरिचुअल काफ़ी हो आप, जैसे विकेट्स लेते हो तो सबसे पहले ऊपर आप कहा जाता है, तो मतलब कुछ ये सुपरस्टिशन है, या मतलब कि आपका रहता है कि नहीं, you're मेरा thankful? बचपन से ही है, ऐसा नहीं है कि अभी क्रिकेट की वजह से हुआ है। तो बचपन से दादी यूज़ टू टेक मी टू द टेम्पल, तो वो तब से रिदम बना हुआ है, और हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जाता हूँ, तो वही अभी तक चल रहा है। तो हर विकेट लेके भाई साहब, पंडित भी घर से हैं, होता है हमारे घर में, होता है, नॉर्मल है ये, ज़रूरी है, होना भी चाहिए। ज़रूरी भी है। बाकी जैसे हम कैप्टनसी की बात कर रहे थे, हार्दिक और रोहित की कैप्टनसी में, इस बार हमें थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिली थी आईपीएल में, कि रोहित शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर रूप में हमें खेलते हुए दिख रहे थे। तो इज़ इट मैनेजमेंट्स डिसीजन, कैप्टन डिसीजन, या रोहित शर्मा का खुद का डिसीजन था कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलूँगा? क्योंकि रोहित शर्मा अगर फील्ड पे हैं तो काफ़ी चीज़ें डिफर हो सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। वो क्या है कि एज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का डिसीजन था, मतलब ओवरऑल सबका डिसीजन था वो, बट वो किसकी जगह फिर इम्पैक्ट जो भी आता फिर किसकी जगह आता, क्योंकि आधे हमारे ऑलराउंडर्स हैं, तो आप ऑलराउंडर को आप बाहर नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये मैनेजमेंट का डिसीजन था, और जब भी वो रहे हैं भाई, मेरे ख्याल से उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी मैचेस में 6 से 7 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर तक फील्डिंग की है। तो जो भी इम्पैक्ट आया है ऑलमोस्ट आफ्टर फर्स्ट पावर प्ले आया है, नहीं तो आफ्टर 10 ओवर्स आया है। तो वैसे अगर वो बाहर रहे, अंदर रहे, पर उनके इनपुट्स तो ऑल सबके लिए मतलब बेनिफिशियल ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ रोहित का खुद का डिसीजन भी था कि मैं एज इम्पैक्ट प्लेयर खेलूँ। वो तो वही जाने, बट मैनेजमेंट का डिसीजन था बेसिकली, ओवरऑल डिसीजन था एज अ यूनिट। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आपके लिए अब तक आपको कैसा लगा कि यार सही जा रहा है, या अब लोगों को समझ में आने लगा कि इसको यूज़ कैसे करना है टीम्स को, और या फिर थोड़ा जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं, उनके लिए अच्छा होगा, बट ऑलराउंडर्स, बतौर ऑलराउंडर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें अब? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही रूल है, क्योंकि आप 12 प्लेयर खेल रहे हो और एक्स्ट्रा इंडियन खेलने को मिल रहा है उसमें आपको, तो मेरे ख्याल से तो अच्छा डिसीज़न है ये। बट ये है कि बॉलर्स के लिए थोड़ा टफ है, बट ओवरऑल आप क्रिकेट इतनी फास्ट मूविंग गेम हो चुका है कि आपको इसमें यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड टू द फॉर द बैट्समैन। और एज अ बॉलर इस साल का आईपीएल फिर भी बेटर रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि उससे पहले वाले साल में तो जो 250 प्लस रन बन रहे थे, इस साल फिर भी थोड़ा सा बैटर बॉलर कंपटीशन अच्छा देखने को मिला। तो क्या डिफरेंस लगा कि विकेट्स थोड़ी अच्छी थी, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स इस बार बनाई गई थी, या फिर बॉलर ज़्यादा अच्छे होके आए थे इस बार? और बॉलर्स भी अच्छे थे और विकेट्स भी थोड़ा हेल्पफुल थे, हेल्पफुल इन द सेंस कि थोड़ा सा बॉलर फेवरेट है, कभी कहाँ पे स्पिन हो रहा था, कहीं पे स्लो विकेट था। इस बार वानखेड़े का भी जैसे यूज
हमको नॉर्मली मिलता है वैसे नहीं थे। तो चैलेंज विकेट था, मतलब ओवरऑल क्रिकेट इक्वल था दोनों। एक हमने डिफरेंस देखा था जब मुंबई इंडियंस के इनिशियल मैचेस थे जहाँ पे जसप्रीत बुमराह वाज नॉट प्लेइंग, तो कोई एक पर्टिकुलर मैच ऐसा नहीं था जहाँ पे स्ट्रगल ना करी हो मुंबई इंडियंस ने, बिकॉज ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े MVP हैं किसी भी टीम के लिए खेले वो, एंड उनके आने के बाद बहुत बड़ा डिफरेंस देखा कि एक विनिंग स्ट्रीक शुरू हुई थी वहाँ पर भी। आपने क्या ऑब्जर्व किया अराउंड हिम एज अ बॉलर, बिकॉज बॉलर टू बॉलर माइंडसेट समझ में आता है कि वो किस तरह से सोचते हैं और क्या डिफरेंस आता है उनके डिफरेंस यही है कि 16 ओवर का गेम हो जाता है। जब से जसप्रीत बुमराह 11 में आते हैं तो 16 ओवर का गेम हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या रहता है कि दूसरे बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है प्रेशर क्रिएट करते प्रेशर क्रिएट करने के, क्योंकि पता है कि बुमराह को मारने कोई नहीं जाएगा। हाँ। और उसके लिए जो अदर एंड से बॉल डाल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको अटैक करने जाएंगे बैट्समैन, तो इसमें अच्छा है कि आप विकेट ले सकते हो और टीम को हेल्प कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का जितना हमने भी ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत एक एक बॉल सोच समझ के डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और गेम सेंस जो है, जो गेम की अंडरस्टैंडिंग है, माइंडसेट है, दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज़ जस्ट लाइक MS धोनी ऑफ बॉलिंग, बिकॉज काम कंपोज्ड, फिर गेम को जो अंडरस्टैंड और रीड करने का तरीका है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग कह लो या फिर इंटेलिजेंट कह लो। नहीं, उसने वर्क किया है उस चीज़ों पे, क्योंकि उसका भी एक्शन बहुत अलग है सबसे, और डिफ़िकल्ट है कितना डोमिनेट करना वर्ल्ड क्रिकेट को, उसके बाद IPL में कंटिन्यूस खेलना, अब जाके टेस्ट सीरीज़ खेलना, तो उसमें भी वो वर्क करता है, मतलब प्रॉपर अपना जो भी उसका रिदम है, मैच से पहले जो भी उसका रिचुअल्स हैं, जो भी काम है वो सब प्रॉपर करना, रीड करना बैट्समैन को, और कैसे उसको पता है कि मैं जो भी जब अपना 100% पर डालूंगा तो इट्स नॉट ईजी टू हिट, वो उसको भी पता है। आपकी पर्सनल डिस्कशंस होती हैं कुछ उनसे हुई है वहाँ पर कि कैसे गेम को चलाना है, कैसे आगे अप्रोच करना है एज अ बॉलिंग यूनिट? नहीं, बॉलिंग में यही रहता है कि कैसे कैसे बॉलिंग, सबको अपने अपने रोल दिए जाते हैं मीटिंग्स में कि आपको क्या करना है किस सिचुएशन पे, तो उसका तो रोल सेम है, उसको तो 4 ओवर डालना है, अपना निकल जाना है। जब सिचुएशन है कि भाई रन रोकना है तो बुमराह, जब विकेट लेना है तो बुमराह, तो इसलिए उसका तो 16 ओवर हम लोग को डालने होते हैं, बाकी 4 ओवर तो सेफ है। ये चीज़ तो अर्शदीप सिंह ने भी अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब बोली थी कि सबसे ज़्यादा विकेट्स अर्शदीप ने लिए थे, बट ही सेड कि बुमराह भैया के 4 ओवर्स होते हैं, वो मतलब एक ओवर में रन्स नहीं आए तो अगला ओवर मैं डाल रहा हूँ, अगले ओवर में बैट्समैन रन मारने की कोशिश करेगा और मुझे विकेट मिल जाते हैं। तो यही होता है कि वो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है एज अ दूसरे बॉलर कि आप विकेट लेने के लिए जा सकते हो, या अगर आप रन कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली विकेट आएगा, तो उसमें टीम का हेल्प है। मतलब जैसे आपने बहुत कीनली ऑब्जर्व करा है, मैचेस में तो अलग बात है बट आपने नेट्स में भी उन्हें देखा है। शिवम मावी ने हमारे पॉडकास्ट में बात बोली थी कि बुमराह की स्लोअर वन रात को कोई पढ़ ही नहीं पाता, ऐसा है मतलब एक्सपीरियंस बॉलर के हिसाब से। नहीं, ऑब्वियसली उसका यॉर्कर, बाउंसर, और उसको नेट में इतना इजी कोई नहीं खेलता। आपने खेला है वैसे, बैटिंग किया उनका अगेंस्ट? मैंने बहुत पहले किया है पर ऐसे अभी नहीं किया फिलहाल। तो उसका क्या रहता है कि उसको वो हर चीज़ प्रॉपर करेगा, जैसे अपना 4 ओवर डालना है तो बैट्समैन को डालेगा, फिर उसके बाद आके सिंगल विकेट डालेगा एंड ऑफ द नेट्स के, अपना यॉर्कर प्रैक्टिस, बाउंसर, स्लोअर प्रैक्टिस। डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका एक्शन ऐसा है, क्योंकि उसी में वो तीनों चीज़ें डालता है, बाउंसर, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, तो इसलिए वो पिक होता है, डिफिकल्ट है। 17 में भी मतलब यही मेंटालिटी थी या 17 से 25 में बहुत फ़र्क आ गया है? नहीं, पहले भी ऐसी था वो, 17 में भी, और उसके बाद तो जैसे जैसे आप खेलते हो, जैसे जैसे आप मेन बॉलर हो जाते हो हर टीम के, चाहे इंडिया के लिए खेलो चाहे अपनी टीम के लिए खेलो, तो ऐसे ऐसे मैच्योरिटी लेवल और बातों करने का लेवल और सपोर्ट करने का लेवल सब डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे आप मुंबई इंडियंस के लिए खेले और मुंबई इंडियंस की बैटिंग हेवी मानी जाती है कि हम सूर्य भाई बात करते हैं, और सूर्य कुमार यादव को आपने पर्सनली नेट्स में भी बॉल करा है, मैच में भी बॉल डाला है, EB डिविलियर्स को भी आपने बॉल डाली है। दोनों प्लेयर्स को 360 डिग्री प्लेयर बोलते हैं, मतलब कि इज़ इट टफ टू बोल दीज प्लेयर्स, मतलब क्या डिफरेंट होता है अगर हम किसी और प्लेयर से कंपैरिजन करें सूर्य कुमार यादव की या EB डिविलियर्स की? फॉर मी सूर्य इज़ मोर डिफिकल्ट टू बोल अच्छा, कंपेयर टू AB डिविलियर्स, क्यों? क्योंकि सूर्य आपको एक बॉल पे 4 स्वीप मार सकता है। वो आपको स्क्वायर लेग पे भी मार सकता है, राइट ऑफ स्क्वायर लेग भी मार सकता है, मिड विकेट पे भी मार सकता है, और आपको सामने भी मार सकता है। तो वो इसलिए बहुत डिफिकल्ट रहता है बॉल डालना। प्लस वो आपको कवर्स के ऊपर मार सकता है, स्टेप आउट कर सकता है और सेम बॉल को ही, सेम बॉल को, तो इसलिए उसको बॉल डालना। आप देखो ना, कितने भी बॉलर, जितने भी राशिद खान से ले लो, चाहे जितने भी बेस्ट स्पिनर्स हैं इन दिस टूर्नामेंट, सबको डोमिनेट करके खेला है। इस बार तो काफ़ी, इस साल नहीं, वो जब भी, मतलब जितने साल भी खेला है अभी तक, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, उसने हर जगह डोमिनेट ही किया, स्पेशली स्पिनर्स। तो इसलिए स्पिनर डरता है उसको बॉल डालने में कि अब क्या, क्योंकि एज अ स्पिनर मैं बताता हूँ कि जब आप स्वीप मारना जानते हो और ओवर कवर्स मारना जानते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बॉल टू एनी बैट्समैन। अच्छा,
नॉट सूर्या, एनी बैट्समैन। तो कोई और भी था बहुत डिफिकल्ट मुंबई इंडियंस के नेट्स में जहाँ पे आप बॉल डाल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उनके साथ, कि भाई इसको थोड़ा चकमा देना मुश्किल है? हार्दिक पांड्या एफर्टलेस छक्के मारता है, खड़े खड़े। बहुत पावर है उसमें भी। पर जो स्वीप मारता है, जो सूर्या को बॉल डालना, बाकी कंपैरिजन थोड़ा इजी है, अच्छा, बट सूर्या इज रियली डिफिकल्ट टू बॉल। माइंडसेट कैसा है? क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा लगता है कि उन्होंने ना घोट के पी रखा है, कि उनको पता है कि मैच को कहाँ से कब निकालना है। वो एक्चुअली फील्ड से खेलता है अच्छा। कि अगर आपने इधर लिया है तो फिर ट्राई करेगा इधर मारने का, अगर आपने 2 स्क्वायर लेग लिए हैं तो फिर मिड विकेट की तरफ मारने को देखता है, जो उसने काफ़ी गेमों में किया है इस बार। फास्ट बॉलर आ जाएंगे तो पीछे खेल देंगे। तो उसने उसको डेवलप किया, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक दिन में आ गया, उसने भी उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया होगा। इट्स नॉट ईजी कि मैं भी उसको बहुत टाइम से खेलते हुए देख रहा हूँ, तो इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है ऐसे गेम अपना चेंज करने के लिए। और अब वो जो आपने पहले भी जिक्र किया था कि DC वाले जो मैच था, वहाँ से मोमेंटम एक अलग कैरी फॉरवर्ड हुआ था मुंबई इंडियंस के लिए। उस मैच में सबने देखा था वो इंसिडेंट जहाँ पे रोहित शर्मा और पारस मामरे सर थे, महिला जयवर्धने थे, उन्होंने बाहर से हार्दिक पांड्या को इशारा किया कि लेग स्पिनर लगाओ, न्यू बॉल लो, नेक्स्ट लेग स्पिनर लगाओ, एंड देन यू केम। ट्रिस्टन सब्स का विकेट निकाला आपने आते ही 14th ओवर में। उसके बाद नेक्स्ट ओवर जब आए तब आपने केएल राहुल का विकेट निकाल दिया था। आपकी डिस्कशन क्या हुई थी? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि हमने बाहर से टीवी पे जो दिख रहा था तो वो चीज़ें समझ में आ रही थी, बट इंटरनल डिस्कशंस कैसी थी और आपका उस mindset? टाइम यही सिचुएशन था क्योंकि वो लोग देवर पार, मतलब बहुत इजी गेम था उनके लिए, और जिस हिसाब से स्ट्रब्स और केएल बैटिंग करते हैं तो इजी गेम था उनके लिए। बट ये था कि उस टाइम पे थोड़ा ड्यू भी आ रहा था, तो बाहर से ये इंस्ट्रक्शन था कि थोड़ा बॉल चेंज करते हैं और स्पिनर को ट्राई करते हैं। और उसके बाद 1-2 बॉल टर्न हुआ तो फिर जाके स्ट्रब्स ने चांस लिया, वो आउट हुआ, फिर उसके बाद अगले ओवर में केएल आउट हुआ, तो वहाँ से गेम एक्चुअली चेंज हुआ। बॉल जब थोड़ा सा ड्राई बॉल आया तो उससे बॉल से परचेज मिलने लगा, तो इट्स नॉट ईजी टू कम ऑन थ्रू द बैट। तो ये वैसे हार्दिक भाई का डिसीजन था या रोहित भाई का डिसीजन था? क्योंकि बहुत सवाल उठे थे किसका डिसीजन है, करण शर्मा डिसीजन तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वही था कि अब होता है ना कि इतना आदमी कैप्टन अंदर इतना बिजी रहता है कि उसके पास, एक तो आपके पास टाइम नहीं है अंदर, और आप किसी के पास जाके बोल नहीं सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब जल्दी करना होता है। तो आई थिंक वो बाहर से डिसीजन था, पर एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम, उस टाइम डिसीजन तो कैप्टन को लेना है ना, भले कहीं से भी डिसीजन हो, अगर उसने मना कर दिया तो क्या ही बात है। क्या ही बात। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बाहर से अगर आप देखते हो तो कई बार होते हैं कुछ चीज़ें समझ में आ कुछ जाती चीज़ें हैं, कभी कभी दिख होती है जाती ना कि जो बाहर से दिखती है वो अंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि आप इतना गेम के अंदर होते हो कि आपको नहीं पता चलता कि उस टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको लगा कि भाई अब ये मैच अपने हाथ में आ गया थोड़ा सा, कि भाई जब केएल राहुल की विकेट आ गई, स्टब्स की आ गई, नहीं, उन दोनों का मेन इंपॉर्टेंट, उसके बाद विकेट नहीं था उनके पास, राइट उसके बाद विकेट नहीं था उनके पास, तो वही था कि उस टाइम पे, और वो वाला गेम हम उस सिचुएशन से तभी जीत सकते थे जब हम उनको आउट करते हैं। अगर वो लोग 20 ओवर्स खेलने को जाते तो वो लोग शायद 2-3 ओवर पहले ही मैच खत्म करते थे। करण भाई, जैसे मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, CSK की बात करते हैं, RCB जैसे बड़ी टीम्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्टार स्टडेड प्लेयर्स रहते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम तो ऐसी है कि मतलब अगर आपको एक मैच खेलने का मौका मिल जाए बहुत बड़ी बात है। उसमें एक प्लेयर है अर्जुन तेंदुलकर, जिनकी बहुत ट्रोलिंग होती है बाहर किसी मैच में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, वैसे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी। कुछ बात होती है अर्जुन से लेकर कि यार ट्रोलिंग चल रही है, और क्यों उन्हें मतलब मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म बॉलर, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। मुंबई इंडियंस से भी उन्हें 1-2 मैचेस खिलाए हैं। कुछ बात आपकी पर्सनली या टीम मैनेजमेंट की थ्रू अर्जुन? नहीं, एक तो ट्रोलिंग की तो खैर ऐसी कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि ट्रोल तो अपने इंडिया में ट्रोलिंग कोई नॉर्मल है। नॉर्मल चीज़ है, और वो जितना वो हार्ड वर्किंग है, मेरे हिसाब से मैंने इतना हार्ड वर्किंग क्रिकेटर नहीं देखा। जिस हिसाब से वो अपना, उसके जो रिचुअल्स रहते हैं बिफोर द गेम, आफ्टर, वेदर ही प्ले वेदर ही नॉट प्ले, वो आएगा, अपना काम करेगा, अपनी बॉलिंग करेगा, 4 बैट्समैन डालेगा, सिंगल विकेट डालेगा, जिम करेगा। अब और IPL ऐसा गेम है ना कि एक बार जो आपका सेट 12-13 बन जाते हैं, उसके बाद आपको बाहर से प्लेयर लेके खिलाना, वो तभी खिला सकते हो जब कोई इंजर्ड हो या कोई बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म हो। पर और IPL ऐसा गेम है जो टीम्स टोटली डिपेंड ऑन कि भाई ये 11 बन गए मेरे, यही 11 खेलेंगे। तो उसमें उसने जब भी खेला है मुंबई के लिए अच्छा ही किया है, और वो डोमेस्टिक में भी गोवा के लिए बहुत अच्छा करता है। तो वैसे कुछ ऐसा रहता है कि मतलब यार अर्जुन की अगर हम बात करते हैं, ऐसे ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, अश्वनी को मौके मिले थे इस बार, इन फ्यूचर कभी हम अर्जुन तेंदुलकर को खेलते हुए देखें मुंबई इंडियंस के लिए? हाँ, यानी कभी भी खेल सकता है ऐसा कुछ। और ऐसा एज अ बड़ा भाई या एज अ बड़े सीनियर प्लेयर आपने कभी कुछ गाइड करा है उन्हें कि अपनी बॉलिंग का कुछ ऐसा करते हुए? नहीं, वो बात करता है, वो काफ़ी सीनियर प्लेयर से सबसे ही बात करता है, वो अपना बॉलिंग के पूरा मैच सिमुलेशन टाइप बॉलिंग करता है नेट पे भी,
तो बॉलिंग के बारे में वो पूछता रहता है सबसे। बट वो वाला एटीट्यूड नहीं है जैसे सचिन का बेटा हूँ नहीं मैं। नहीं नहीं नो नो, उसमें मतलब वो मैंने बोला ना आपको, बहुत हार्ड वर्किंग है वो। और गोवा से जाके खेलना और पूरा टूर्नामेंट पूरा सीज़न खेलना और उसमें अच्छा करना, इट्स नॉट ईजी टू प्ले अ प्लेयर, मुंबई प्लेयर टू गो एंड प्ले फॉर स्टेट लाइक गोवा और वहाँ जाके डोमिनेट करना। वहाँ पे उसने सेंचुरीज बनाई है, देवधर ट्रॉफी खेला, इट्स नॉट ईजी टू प्ले देवधर ट्रॉफी। हीरा तो है फिर। हीरा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है। अब आप कंपेयर इंडिया में, इसलिए तो सब लोग वो करते हैं ना, कंपेयर नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली अच्छी बात ये भी थी सचिन कि वो सर इज़ अ गॉड। हाँ अब आप हर आदमी को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और आप अच्छी बात ये भी थी कि चलो अर्जुन तेंदुलकर इज अ बॉलर फर्स्ट थिंग, मतलब जो उनका स्पेशलिटी है एज अ फास्ट बॉलर। तो अगर जस्ट इन केस ज़्यादा बैटिंग में फोकस किया होता अर्जुन ने, फिर तो मतलब मेरे को लगता है ट्रोलिंग की नहीं, बहुत ऐसा ज़्यादा हाल खराब ट्रोलिंग तो होता है। अपने इंडिया में, इसका अगर आप सुनोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बट अब यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स है इस बार भी। मुंबई इंडियंस जानी जाती है कि भाई पेडिग्री एक फॉर्म करते हैं वो, हर साल कोई ना कोई नए प्लेयर्स आते हैं। इस साल विघ्नेश पुथुर हमने देखे है, अश्विनी कुमार देखे, देन नमन धीर, तिलक वर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी इस साल। आपने बहुत टाइम स्पेंड किया तिलक वर्मा के साथ, मैंने भी काफ़ी सारी फोटोज़ भी देखी थी आपकी, तो ऑफ फील्ड भी आप काफ़ी टाइम रहते थे। दीज आर द फ्यूचर ऑफ MI, ऐसा लगता है, फ्यूचर फेसेस ऑफ मुंबई इंडियंस। एग्जैक्टली। कैसा लगता है आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी? नहीं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपने स्टेट्स के लिए। तिलक इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है, नमन पंजाब के लिए, और क्या नाम है, विघ्नेश विघ्नेश अच्छा करता है अपने जो भी डोमेस्टिक खेलता है वो, और अश्वनी, सब डोमेस्टिक, सब वहाँ के लिए अच्छा कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक स्टेट्स के लिए। तो यही है कि, और इस साल इन्होंने IPL में भी क्रूशल टाइम पे परफॉर्मेंसेस की हैं सब ने। बिल्कुल। तो यही है कि मुंबई का तो ऐसा है कि उन जो फ्यूचर सोचते हैं वो फिर उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि दे विल सर्व लॉन्ग। तिलक वर्मा को कैप्टनसी मटेरियल बोला जाता है कहीं कहीं जगह पे कि भाई ये आगे जाके कैप्टनसी भी कर सकते हैं, चाहे वो फिर मुंबई इंडियंस की हो या फिर कल को इंडिया भी मिल सकती है, बिकॉज ही हैज़ दैट लीडरशिप क्वालिटीज़। और वो गेम को समझने की धीरे धीरे जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर होती जा रही है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन था एज अ बॉलर जब आप उनको नेट्स में बॉल डालते थे? हाउ टफ इट वॉज, बिकॉज वो लेफ्टी बैट्समैन के सामने अगर कोई लेग स्पिनर आता है तो उसके लिए तो वैसे ही चांदी हो जाती है कि भाई थोड़े से पिटाई हो सकती है। नहीं, वो भी, उसने भी, मतलब उसको भी, लेफ्टी को एज ए लेफ्टी तो ठीक है, बट उसने भी गेम इम्प्रूव किया बहुत। अब वो स्विच हिट्स भी मारता है, तो जब आप स्विच हिट मार रहे हो और स्वीप मार रहे हो तो इट्स रियली डिफिकल्ट। तो वो भी यही है कि वो भी प्रॉपर, और मेरे हिसाब से जो भी है वहाँ पर IPL खेल रहा है या इंडिया के लिए खेल रहा है, ही हैज समथिंग डिफरेंट इन हिम। एक मैच था करण भाई जिसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, जिसमें तिलक वर्मा वाज वेल सेट और उन्हें रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड आउट कर दिया था। क्या था, मतलब वो क्या रीज़न था कि स्लो खेल रहे हैं या कुछ हो गया वो था? टीम मैनेजमेंट का, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं, मैं तो उस गेम खेल नहीं रहा था, मैं ऊपर था, तो मुझे उस बारे में कुछ पता भी नहीं। एक मैंने स्टैट्स देखा जब आपके, तो मैंने देखा कि जब आप SRH के लिए खेल रहे थे वहाँ पे आपने 10+ मैचेस खेले। 2015 तक आपने 13-14 मैचेस SRH के लिए खेले, बट देन देयर वाज अ पॉइंट 2015 से अब तक 2025 तक भी, लास्ट 10 साल में एक भी सीज़न ऐसा नहीं गया जहाँ पे आपने 10 मैचेस या उससे ज़्यादा खेले हों। तो ये कोई डिस्कशन होती है आपकी टीम के साथ जब भी, जिस भी टीम में आप गए हो, कि यार या तो जैसे कोई इंजर्ड हुआ है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको ज़्यादा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे ऑप्शन देखा जाता है, या फिर कुछ और रीज़न होता है? क्या डिस्कशंस होती हैं, या फिर कई बार आप भी इंजर्ड हो जाते हो, जैसे इस साल भी हुआ कि आप अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड हो गए थे बीच में? मुंबई में प्रॉपर खेला, 9 गेम्स खेला 17 में। फ्रॉम 18 to 21 मैं खेला एटलीस्ट 7 to 8 गेम्स, क्योंकि उस टाइम पूरा स्पिन अकेडमी थी। राइट। हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, इमरान ताहिर, पीयूष चावला। तो उस टाइम मुझे गेम्स नहीं मिले, बट यही बात, तो क्या ही करोगे आप, जब आप 11 ही खेल सकते हो और आपके पास जब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, प्लेयर लाइक हरभजन, जो लेजेंड्स हैं ऑफ द गेम, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप वेट एंड वॉच वाला गेम ही खेल सकते हो। मेरा यही रहता है कि उसमें मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग, और वेट एंड वॉच फॉर चांस। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो काफ़ी अच्छे स्टैट्स थे आपके, जो इकोनॉमी रेट थी ओवरऑल करियर की भी काफ़ी अच्छी थी, बिलो 9, और T20 इतने ज़्यादा चल गया है कि बिलो 9 अगर आपका इकोनॉमी रेट है तो वो बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल हो। और साथ में आपने चिन्ना स्वामी में बहुत टाइम वहाँ पे बिताया है, तो वहाँ पे तो वैसे भी इंसान की इकोनॉमी रेट ख़राब होती है थोड़ी। जब आप चिन्ना स्वामी में खेलते तब कैसा अप्रोच रहता था जब RCB के लिए खेल रहे थे? मेरा अप्रोच हमेशा से यही रहा है कि मुझे मिडिल ओवर्स में विकेट लेके देना है टीम को, क्योंकि वही एक टाइम है जहाँ पे आप डोमिनेट कर सकते हो अगेंस्ट टीम को विकेट लेकर ही। अगर आप सोच रहे हो कि आप बच के T20 में निकल जाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
आपको बीच में विकेट लेना ही पड़ेगा, तभी आपके अदर बॉलर या लास्ट में जो आपका बॉलिंग है वो ईजी हो जाता है, बैट्समैन थोड़ा सा बॉलिंग ईजी हो जाती है। अगर आप विकेट नहीं लोगे ना तो वही आपके 180 210 तक जाएंगे, पर अगर आप वही विकेट लोगे तो 180 कैन माइनस होके वो 150 तक आ सकता है। तो मेरा तो यही रहता है कि चाहे मैं डोमेस्टिक खेलूँ, ऑलवेज गो टू द विकेट्स, गो फॉर विकेट्स। 2023-24 आपने आरसीबी में बिताया था, 2025 की आरसीबी में आपको क्या डिफरेंस लगा कि जब इन्होंने ट्रॉफी उठाई इस साल? बिकॉज ऑफ कोर्स आपने कैंप में बहुत टाइम वक्त बिताया था और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर आप टीम में नहीं थे, बट ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और इतना टाइम आप रह चुके होते टीम में, तो आपको पता होता है कि क्या इन्वायरमेंट हो सकता है या क्या डिस्कशंस हो रही होंगी, क्या डिफरेंस है स्ट्रैटेजी में। तो इस बार की आरसीबी में क्या डिफरेंस था जो ट्रॉफी इस बार जीत गई थी? इस बार क्रिकेट ओवरऑल बहुत ही अच्छा, लास्ट ईयर भी 24 में भी जब हम लोग कंटिन्यूस 6-7 गेम जीते और क्वालिफाई हुए, तो वो आरसीबी थी जो लास्ट में जाके जीती और क्वालिफाई की। और मुझे लगता है इस साल वो उनका डोमिनेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम था। और इस बार जो उनका जो वो था, मोटिव था कि जीतना है, पर उन्होंने जिस हिसाब से क्रिकेट भी खेली है और हर गेम में डिफरेंट जना आके परफॉर्म किया। ऐसा नहीं कि आप ओपनर्स पे डिपेंड थे या मिडिल ऑर्डर पे डिपेंड थे, सब ने हर गेम में कभी फिल शॉर्ट ने रन बनाए, कभी रजत ने रन बनाए, एक मैच में कुणाल ने रन बनाए, विराट रन बनाता ही है। और ऐसी बॉलर का आपने सब सारे एक्सपीरियंस बॉलर लिए, भुवी ने अच्छा किया, फिर हेजलवुड ने अच्छा किया, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ओवरऑल उनका बहुत अच्छा था ऐसा, इस बार एज अ यूनिट बहुत अच्छा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा। है और सबसे। एक पे नहीं डिपेंड थे Right. इस बार, पूरा ओवरऑल टीम पे डिपेंड थे कि भाई, और हर गेम में डिफरेंट लोग थे टू परफॉर्म। और 2009 में आपका आईपीएल डेब्यू भी आरसीबी के साथ ही ये हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि 2009 में आप आरसीबी के लिए खेले हो, केविन पीटरसन की कैप्टनसी में, केविन पीटरसन, और अनिल कुंबले थे उस टीम में, यंग चीकू थे। हाँ। क्या था मेंटालिटी उस टाइम पे आरसीबी की, और अब जब आप 23-24 में खेले थे तो क्या फ़र्क लगा आपको? क्या सीखा आपने अनिल कुंबले भाई से या सर से, या चीकू उस टाइम कैसे थे? नहीं, उस टाइम तो यही था कि आईपीएल में होना ही बड़ी चीज़ थी, मेरठ जैसे शहर से, और आप डोमेस्टिक सीधा खेल के और आईपीएल खेल रहे हो, तो वो हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसमें भी गेम भी मिला, वो तो और मतलब आइसिंग ऑन द केक था, बट उसमें ना बॉलिंग मिली, कैचेस भी छूटे, बैटिंग भी में भी आउट हो गए। तो बट ये था कि वो आरसीबी शुरू से ऐसी ही थी कि मतलब डोमिनेट करने वाली टीम, फाइनल गई थी उसमें भी। उसमें फाइनल खेला था। कुछ मतलब लर्निंग करी थी आपने अनिल कुंबले सर से, मतलब कुछ पर्सनल 1-on-1 टॉक, एक जूनियर सीनियर का? हाँ, यही था कि मतलब बॉलिंग के बारे में उनसे काफ़ी बात हुई, उसके बाद भी बात हुई, पर उस टाइम तो एकदम यंग थे कि कैसे अपने आप को इस एरिना में रखना है, इस फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अपना माइंडसेट होना चाहिए, कितने बड़े गेम्स में आपसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है, तो वो सब चीज़ें बहुत बात हुई। और उस टाइम तो शायद से सीज़न भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। 2009 वाली आरसीबी के अंदर बैटिंग में आपके पास वहाँ पे राहुल द्रविड़ थे, मार्क बाउचर, केविन पीटरसन, तो करण शर्मा, जैक कैलिस थे। तो करण शर्मा एज अ बैटर जब आप देखते थे, ऑब्जर्व करते थे उनको, तो क्या सीखा आपने वहाँ पे, क्या ऑब्जर्व किया? फिर करण शर्मा एज एन ऑलराउंडर ने जैक कालिस से क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा? एंड देन आई वुड आस्क, आपने अनिल कुंबले सर का तो बता ही दिया कि उनके साथ क्या ऑब्जर्वेशंस थी, तो वो आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही वहाँ पे? बिकॉज एज ए यंगस्टर आप जब इन ऐसे लोगों को देखते हो एकदम से कि यार इनको तो हम बस टीवी एक तो वही रहता है कि आप स्टार स्टडीड हो जाते हो पहले ही, कि जिसको आपको टीवी पे देखा है, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया, राइट। उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, वही बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए तो। और यही तो उन लोग से भी यही था कि अपना, और उनका भी सबका यही कहना था कि हार्डवर्क कभी मत छोड़ो, रिजल्ट कुछ भी हो। और वो अभी तक बातें चलती हैं दिमाग में कि भाई हार्डवर्क के बिना कुछ काम नहीं है। जिस हिसाब से वो लोग बैटिंग करते थे, अपना लंबा लंबा बैटिंग कर रहे हैं, जैक कैलिस पहले बॉलिंग करते थे, फिर बैटिंग करते थे, फिर अपनी फील्डिंग करते थे, तो ये सब चीज़ें बहुत सीखने को मिली। और उस क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 2009 की क्रिकेट में और 2025 की क्रिकेट में आईपीएल इज़ टोटली डिफरेंट। तब तो 150 का स्कोर भी 200-250 जैसा तब लगता था कि 150 इज़ अ विनिंग स्कोर, अब तो 150 लगता है कि 10 ओवर में ख़त्म हो जाए। करण भाई, एक मैच याद आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छे से याद है, 2024 का मैच, आरसीबी वर्सेस केकेआर, ग्रीन जर्सी में मैच था। आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए और सामने वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर स्टार्क और हमारे करण भाई खेल रहे हैं, 3 लगातार छक्के मारे थे हमने। क्या मेंटालिटी थी उस टाइम, क्या सोच रहे थे? सोच तो मेरे को ये नहीं था, मेरे साथ सिराज था नॉन स्ट्राइक पे, सर्विव सिराज। तो उसने मुझे बोला कि ट्राई करो, हम जीत सकते हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मिचेल जॉनसन मेरे को बॉल करेगा, तो
ऑब्वियसली बाउंसर मारेगा, हम्म और थर्ड मैन ऊपर है आपका, पॉइंट ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाउंसर ही मारेगा। और उसने पहला बॉल रेंज में दिया, और ये मेरा फेवरेट शॉट है, मैं खेलता हूँ इस शॉट स्लैश। को। तो वो मतलब वो ऐसे मैच बहुत कम आते हैं लाइफ में जब आप आउट ऑफ नो वेयर वो गेम जीतते हो। तो वो अभी तक मुझे उस मैच का दुख होता है कि वो शायद एक वो रन एक से रन बन हार गए जाता, थे, और हाँ। मैं भी नहीं चाहता अगर वो फर्गुसन भी आके 2 रन ले जाता, तो एटलीस्ट ये रहता कि वो गेम, पर उस गेम से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो टेम्पलेट गया चेंज हो आरसीबी गया का, था। बिलीव आ गया था एक वापस कि यार कुछ तो करना पड़ेगा इस क्योंकि सीजन वो में। गेम हम वन साइडेड जीत रहे थे, हाँ फिर वन साइडेड हार रहे थे, फिर लास्ट ओवर में वो 1 रन से मैच हार। फिर बीच में रह गया वो वन साइडेड का वो वन। बहुत कम लोगों को पता था कि आप बैटिंग भी इतनी तगड़ी करते हो, जब 3 छक्के एक्चुअली मारे मेरा आपने। बैटिंग रिकॉर्ड भी आईपीएल में बहुत अच्छा है, 39 नॉट आउट है 2 बार मेरे, पर वो किसी को पता नहीं है। और आपकी फर्स्ट क्लास डेब्यू में आपने सेंचुरी भी लगाई थी। फर्स्ट क्लास डेब्यू मेरा अगेंस्ट जम्मू कश्मीर एट करनैल सिंह, मेरा डेब्यू 100 भी है। हाँ डेब्यू 100 है। तो बैटिंग में आपको अंडररेट कर रहे थे कुछ, मेरे को लग रहा है मिचेल स्टार्क भी है उस दिन की, हो सकता है। देख रहा हूँ, but बट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद से जैसे आपने बात करी कि बिल्कुल टेम्पलेट ही चेंज हो गया 2024 आरसीबी का, और वही टेम्पलेट उन्होंने 2025 में भी कैरी किया। उस टाइम पे क्या बात हुई थी? बिकॉज जब विराट कोहली ने आफ्टर मैचेस इंटरव्यू दिया था, तो ये वाज लाइक कि हम तो बस बैग पैक करके जाने की सोच रहे थे कि ख़त्म हो गया। क्या चेंज, क्या कन्वे किया गया था एज अ प्लेयर्स को? उस मैच से पहले यही मीटिंग हुई थी कि भाई अपने नाम के लिए खेलो बस, क्या आप लोग क्या हो, वाई यू आर हेयर, वाई यू आर प्लेइंग फॉर आरसीबी, इसलिए खेलो बस, रिजल्ट क्या होगा वी डोंट केयर अबाउट दैट, जस्ट प्ले फॉर योर नेम्स। और 2023-24 आप 2 साल रहे। 3 तो साल 22 23 29 2009 में भी रहे थे। नहीं 22 23 24। हाँ। तो वो 3 साल के टाइम पे भी 15 साल से तो ऊपर हो चुके थे, ट्रॉफी नहीं आई थी तब भी, और सब लोग अब तो इस साल कप नाम दे कर ही रहे थे सब लोग बात। तो उस वक्त पे डिस्कशंस क्या होती थी कि यार इस साल जीतना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था उस चीज़ का कि यार इतने साल इतना क्लोज आने के बाद भी नहीं जीते। एंड देन देयर इज दिस गाय नेम्ड विराट कोहली जो हर साल आगे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एंड फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसक बाकी रह जाती है और फिर नहीं जीत पा रहे थे। तो ट्रॉफी की बात तो ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली सबका एम रहता है ट्रॉफी जीतने का, बट ऐसा कोई ये एडेड प्रेशर है टू बी वेरी फ्रैंक। और जब भी यही मीटिंग्स होती हैं, जब भी आप टीम में जाते हो, तो वो ये कहते हैं वी जस्ट वांट योर 100% वेदर यू प्ले वेदर यू डोंट प्ले। तो यही रहता है कि ट्रॉफी ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड सबके रहता है ट्रॉफी, पर अगर आप पहले दिन से ही बोलोगे कि हमको जीतना है हमको जीतना है, तो वो आपको और आपकी टीम के लिए एडेड प्रेशर है। और जैसे 2009 की बात करते हैं, आपने बहुत क्लोजली चीकू को देखा था उस टाइम पे। 23-24 में इट वाज विराट कोहली। पर्सनल भी आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है उनके साथ, जैसे आप फोटोज़ वगैरह डालते हो, फैमिलीज मीट होती रहती है। क्या वो बंदा 2009 से 2025 में चेंज हुआ है पर्सनली, नॉट प्रोफेशनली? क्रिकेट में तो ऑब्वियसली हमने इंप्रूवमेंट देखी है, पर्सनली कैसा प्लेयर है वो बाय नेचर मतलब सेम क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्स प्लेयर्स हैं ये बोलते हैं कि वो चेंज हो गए हैं। फुल टाइम पास। आप अभी हम दिल्ली वाला मैच भी खेले थे, फुल टाइम पास, चाहे ग्राउंड में बैटिंग कर रहे हो चाहे आप ड्रेसिंग रूम में हो, फुल टाइम पास। मतलब वो आप चुप नहीं रह सकता, वो आपके साथ, आप उसके साथ कुछ भी बात करोगे, कुछ भी बात करेगा, पर आई थिंक ही सेम। जितने भी एज अ क्रिकेटर बोल सकते हैं हम तो, क्योंकि हम लोग एज अ क्रिकेटर ही उनसे मिलते हैं, एज अ दोस्त मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से रोहित भाई ऐसे ही हैं, धोनी भाई ऐसे ही हैं, विराट ऐसी है, जितने भी बड़े नाम लोग हैं सब, अगर हमारे से तो ही इज़ अ ग्रेट के जो भी बात करनी है हंसी मजाक चलता है 24 घंटे, कोई ऐसा नहीं, जब बात करनी है सीरियस तो सीरियस, वरना आप फुल टाइम पास। और कैसे लगता है कि जैसे विराट कोहली को विराट कोहली बनते हुए देखा है आपने बहुत क्लोज से, इंडियन टीम में भी आपने देखा है और आईपीएल्स में भी देखा बहुत लॉन्ग टर्म पे, क्या डिफरेंस है विराट कोहली में और एक जो यंगस्टर है जो अभी नया खेलना स्टार्ट किया, मेंटालिटी वाइज? या कोई लेजेंड प्लेयर्स जो होते हैं, जैसे लेजेंड्स होते हैं, बट देन देयर इज सचिन, देयर इज विराट, क्या मेंटालिटी का फ़र्क है उस प्लेयर में? मेंटालिटी का फ़र्क उसमें ये था कि वो जब भी ग्राउंड के अंदर जाता है ही नीड टू विन, उसको जीतना है भले ही कोई भी सिचुएशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा डेब्यू इंटरनेशनल गेम था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इनिंग में आई थिंक 300 समथिंग चेस करना था, तो ड्रेसिंग रूम में ये बात थी कि हम लोग क्या करें, तो उसने बोला नहीं वी विल गो फॉर चेस, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, और वो उसने अकेले दम पे वो मैच ऑलमोस्ट जिता ही दिया था। तो उसका ये नेवर डाई एटीट्यूड उसको बहुत, और अभी तक उसका अभी भी वो क्या कर सकता है, बैटिंग करके बाहर बैठ सकता है, पर नहीं, वो करता है, फील्डिंग करता है, मोटिवेट करता है बॉलर्स को,
जहाँ वो लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन भागता है पूरे 15 से 20 ओवर, तो कमिटमेंट है ना। और उसको क्या ज़रूरत है इतना अचीव करने के बाद भी, अगर वो इतना कमिटमेंट शो कर रहा है अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लर्न करने के लिए। थोड़ा सा जैसे फ़र्क मुझे अगर जानना हो, जैसे आपने बोला कि सूर्य कुमार यादव नेट्स में और एज ए मैच में भी बहुत डिफिकल्ट हैं बॉल करने के अगेंस्ट। विराट कोहली का हमने ये सुना है कि वो नेट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही बैटिंग करते हैं जैसे वो मैच में बैटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम T20 मेंटालिटी से कंपैरिजन करें, विच प्लेयर डू यू थिंक हैज़ अ एज ओवर बॉलर्स, कि उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है उस बैट्समैन को कि वो कुछ अलग कर देगा? एंड इन विच बैट्समैन? दोनों, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव। विराट ओपनिंग पोजीशन पे खेलता है, सूर्य 3-4-5 खेलता है, तो डिफरेंट माइंडसेट रहता है। ओपनर का आपको नया बॉल भी देखना है, प्लस रन भी बनाने हैं। मिडिल ऑर्डर में आप किस टाइम पे बैटिंग आ रहे हो सकता है आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए, तो डिफरेंट, ऐसा नहीं बोल सकते एज किसी का है, पर दोनों अपनी जगहों पे दे आर मास्टर्स। 2024 में दिनेश कार्तिक वहाँ एज अ प्लेयर थे एंड ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। उस टाइम पे डिस्कशंस हो रही थी कुछ ऐसा कि नेक्स्ट ईयर शायद एज अ मेंटोर भी दिख सकते हैं या फिर एज अ कोच आ नहीं, सकते ऐसा हैं कुछ? रिटायरमेंट का भी ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था, हाँ। हाँ, तो लगा था कि आई थिंक ये वाली साइकिल भी खेलेंगे, बट वो रिटायरमेंट तो पर्सनल होता है, तो उसमें वी कांट से एनीथिंग। और उसके बाद एज ए मेंटोर जब आए, आपको लगा था कि यार अब दिनेश भाई के आने के बाद कुछ डिफरेंस आ सकता है? रीज़न क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली देखा, इतने साल आरसीबी के लिए खेले हैं, तो कहीं ना कहीं पता है कि क्या क्या पिन पॉइंट थे। और उसके बाद हमने वो वीडियोस भी देखी जो आरसीबी की चैनल पे डली थी बाद में, जब प्लेयर्स डिसाइड करते हैं मेगा ऑक्शन के लिए कि यार ये कौन सा प्लेयर क्यों चाहिए, किस रीज़न से चाहिए, तो वी सॉ कि हाउ इन्वॉल्व दिनेश कार्तिक वॉज एंड हाउ अवेयर ही वॉज अबाउट द प्लेयर्स की कौन सा प्लेयर क्यों चाहिए मुझे। नहीं, वो उनको इतने टाइम से खेल रहे हैं, इतना आइडिया तो है ही। हम्म प्लस क्या है कि इंडियन प्लेयर्स के लिए एक इंडियन लोकल होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, कि एटलीस्ट इंडियन जो बात नहीं कर पाते ओवरसीज़ से, हम्म कोचेज़ हो गए या कोई भी स्टाफ हो गया, वो आप इंडियन को अच्छे से समझा सकते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आप जो चीज़ किसी गोरे को नहीं बोल सकते, वो आप एटलीस्ट इंडियन को आप जाके बोल सकते हो, दैट ही कैन कन्वे कि भाई ऐसा सोच रहा है, इसका माइंडसेट ऐसा है, तो उससे बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। एंडी फ्लावर एज अ कोच आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डिस्कशंस होती थी नहीं, उनके अच्छा कोच, वेरी गुड कोच। उसके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, 2 साल, बहुत एक आई थिंक 1 साल, साथ? एक साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। ही इज़ ऑल्सो कूल, काम। तो क्या कल्चर था उस टाइम पे जब एंडी फ्लावर आए थे? ऑफ कोर्स इस साल का कल्चर शायद आप इतने ज़्यादा क्लोजली नहीं देख पाए होंगे, बट उस टाइम पे कल्चर क्या डेवलप हुआ था? कुछ डिफरेंस आया था उसके बाद जब माइक हैसन थे 23 में एंड देन 24 में जब एंडी फ्लावर आए थे? आई थिंक मोर को काम हो गया था अच्छा। ड्रेसिंग रूम, कि कोई भी सिचुएशन हो अपना काम रहना है और अपना प्रोसेस पे ध्यान देना। रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट अपना यही रहता था कि अपना प्रोसेस पे ध्यान दो, अदर थिंग विल ऑटोमेटिकली टेक केयर। और रजत पाटीदार की कैप्टनसी जो इस साल आई, सबको इट टुक इट आउट ऑफ सरप्राइज भी, किसी किसी को एक्सपेक्टेड भी था। 2024 के टाइम पे आप जब ऑब्जर्व कर रहे थे या वहाँ पे कुछ ऐसी डिस्कशंस हो रही थी कि यार आपके साथ कैप्टनसी करनी है? रजत पाटीदार को बोला गया था कुछ कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एज अ कैप्टन, कुछ बात हुई थी वहाँ उस टाइम? नहीं, ऐसा कुछ उस टाइम पे कोई बात नहीं थी, पर यही था कि 25 में या तो कोई बाहर से कैप्टन लेंगे, अच्छा, मतलब ऐसा हाँ, ऑब्जर्व कर रहे थे सब। अज्यूम कर रहे थे सब कि ऐसा होगा, नहीं तो होगा तो फिर आई थिंक रजत ही था उस टीम में जो कैप्टनसी कर सकता था, जो अच्छा करता हुआ भी आ रहा था, और उसको सब लोग पसंद भी करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पिनर्स को बहुत पिटाई करते हैं। मुझे तो वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन लगता है वो, अच्छा, टू बॉल। एज अ स्पिनर। डोमेस्टिक में हम लोग साथ बहुत खेले हैं, तो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अच्छे से बात करता है, क्लास है, और अलग परफॉर्म करता है, और परफॉर्म जैसा भी करे, चाहे 0 बनाए चाहे 100 बनाए, ही इज़ सिंपल। बड़े संतुष्ट आदमी है वो, बहुत अपने अंदर अपने करा आप तो में भी ही। वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी कोई तो भी बात ठीक है, नहीं, कोई बात ही नहीं। विल बी सेम। और एज आपने जो वो बोला कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनको भी बॉल डालना, क्या है उनका जो बैट स्विंग है वो है, या वो उनका जो इंटेंट है, उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है अगेंस्ट स्पिनर्स कि मैं छक्का मार दूंगा, वो क्या चीज़ है कि जो उनको वो इतना? इंटेंट उसको भी, मतलब उसको भी ये पता है कि मैं डोमिनेट कर सकता हूँ स्पिनर्स, और वो एक ऐसा बैट्समैन है जो एक नहीं, आपको अगर 3 बॉल मिलेंगे तो तीनों में मारेगा। मैंने वेंकटेश अय्यर से एक बार पूछा था कि एक ऐसा बैट्समैन जो आप चाहोगे कि यार लेफ्टी खेलते हुए देखूं तो मज़ा आ जाएगा देखने में, तब भी उन्होंने कहा रजत पाटीदार, कि उसको देखने में इतना अच्छा लगता है उस प्लेयर को। और अभी तो वो स्वीपिंग मारना कम कर दिया है। एक बार हमारा डोमेस्टिक मैच था, रेलवे वर्सेस एमपी, ग्वालियर में, इट वाज अ रैंक टर्नर, ओके, उसमें उसने 100 बनाया था स्वीप मार मार के। स्वीप मार मार के।
और अब तो चलो स्लॉग ज़्यादा मारते हैं वो बिल्कुल। हाँ, उस टाइम स्वीप मारता। बात है भाई। करण शर्मा वैसे बहुत बड़ी बड़ी आईपीएल टीम्स के लिए खेले हैं। एक अगर टीम चूज़ करनी हो आपको कि ये मेरी फेवरेट टीम रही है, एक टीम चूज़ करना तो मुश्किल है। किसी ने मुझे क्रिकेटिंग सपोर्ट किया है कि मुझे चांस दिए हैं, किसी ने मुझे फाइनेंशियल अच्छा किया है, पर आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई मैं ऐसी टीमों में हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट इन आईपीएल है। लोग चाहते हैं कि हम इस टीम से खेलें और मैं उनके साथ खेला और उनके साथ ट्रॉफी जीता हूँ, एक्सेट्रा से भी। जैसे आपने ये बात करी फाइनेंशियल वाली टीम की बात करते हैं, 2017 में आप मुंबई इंडियंस से खेल के 2018 में एक और चैंपियन टीम के पास है सीएसके। बैन से आ रही थी वो टीम और डिफरेंट मेंटालिटी थी। धोनी ने भी मतलब ये चीज़ कन्वे कर दी थी कि हम जीत नहीं जा रहे हैं। क्या डिस्कशंस थे उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में कि क्या करना है इस बार? धोनी भाई का सिंपल था फर्स्ट के, एक तो हमको डैडीज आर्मी बोला गया था पूरी टीम को, डैड्स आर्मी बोलते थे। डैड्स आर्मी बोला गया था। और माई भाई का सिंपल फंडा था कि हम लोग इतने अच्छे क्विक मूवर्स नहीं थे सारे जितने भी खेल रहे थे, रैना भाई को छोड़ के और रायडू भाई को एक दो और जडेजा को छोड़ के, बाकी सब सेफ फील्डर्स थे। तो उनका सिंपल फंडा था कि अगर आप 15 रन आपको बस ये करना है कि आपको 15 रन एक्स्ट्रा बनाना है, जो आपको फील्डिंग में देना है वो आपको बैटिंग से कंपनसेट करना है। तो उनका सिंपल फंडा था वो, तो कोई प्रेशर नहीं किसी पे, कुछ भी नहीं। और हमारी टीम उस टाइम बहुत ही सॉलिड टीम थी। उसमें शेन वॉटसन से लेकर सुरेश रैना तो लेजेंड्स ऑफ द गेम है। तो और शेन वॉटसन, फिर डेरन ब्रावो, फिर हरभजन सिंह, तो मतलब सुपर टीम। जैसे हम फीयरलेस की बात करते हैं, जैसे कि एसआरएच ने फीयरलेस क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया लास्ट सीजन से, बट 2018 में बहुत कम लोगों को फेडेड मेमोरी याद है कि 4 नंबर 5 नंबर पे धोनी ने दीपक चहर को प्रमोट किया था बैटिंग के लिए, हरभजन सिंह को प्रमोट किया था बैटिंग करने के लिए। क्या फ़र्क था यार उस टाइम पे? मतलब फीयरलेस क्रिकेट हम यही बोलते हैं 4 नंबर या 5 नंबर पे आप जो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उनको भेज रहे हो। तो क्या कन्वे था उस टाइम पे, क्या मेंटालिटी थी माही भाई की? एक्चुअली वो आई थिंक वो पुणे की बात है, हाँ जी, अगेंस्ट अगेंस्ट पंजाब या राजस्थान का मैच था। वो बॉल मूव कर रहा था उस टाइम पे, तो हमारे से 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे। तो उस टाइम दीपक को भेजा था शायद, तो दीपक ने उस टाइम अपना हाईएस्ट स्कोर भी शायद उसी मैच में बनाया था। तो यही था कि वो रहता है कि जब वो बॉल स्विंग हो रहा होता है तो आदमी, फिर जब टैलेंडर्स या लोअर ऑर्डर बैट्समैन आते हैं तो आदमी आउट करने को जाता है, तो उसमें राइट टाइम रहता है रन बनाने का। अगर आप टेक्निक अच्छी है, आप अच्छे बैट्समैन हो, तो यू कैन स्कोर रन्स। तो उनका ये रहता है कि अगर वो उस टाइम पे वो टाइम निकाल दिया तो फिर नीचे वाले बैट्समैन जो बचे उनके लिए ईजी हो जाता है। और सीएसके में जब आप थे तो आपने सीएसके वर्सेस एमआई भी देखा है, खेला है, सीएसके वर्सेस आरसीबी खेला है, एमआई की तरफ से खेलते हुए भी खेला है और फिर आरसीबी की तरफ से खेलते हुए खेला है। तीनों टीम में ही आपने ये मैच एक्सपीरियंस किया और सबसे हाई वोल्टेज मैच माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, कौन से वाला मैच था कि लगता है सीएसके एमआई का होता है, सीएसके आरसीबी ज़्यादा होता है? आई थिंक सीएसके एमआई ज़्यादा रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, ज़्यादा प्रेशर। और दोनों ड्रेसिंग रूम्स में उस टाइम पे कुछ अलग एनवायरनमेंट होता है, एनर्जी अलग होती है कि भाई आज एमआई से मैच है, या फिर जब आप सीएसके में हो तो एमआई से मैच है, और जब एमआई में थे तो यार सीएसके से मैच है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो फैंस के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बट यही है कि दोनों टीमें मतलब फुल पैक रहती है। मतलब इंडिया के जो बेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं वो दोनों टीमों में रहते हैं, तो बहुत बहुत हाई इंटेंसिटी गेम रहता है और दोनों को जीतना, क्योंकि टॉप 2 टीम्स ऑफ आईपीएल हैं, तो भाई वो तो हाई इंटेंसिटी गेम ऑटोमेटिकली हो जाता है। सीरियसनेस बढ़ जाती है बाकी मैचेस के कंपैरेटिवली कि भाई ये वाला कुछ क्रिकेट तो में मेरे हिसाब से चाहे वो पंजाब, चाहे आप किसी भी टीम से खेलो, ओवरऑल सिंसियरिटी वही रहती है सेम। एंड ऑफ द डे आपको जीतना है और आपको क्रिकेट खेलना है। बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेलो आप पर्सनली, जैसे वार्नर की बात करते हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी। 2018 में जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, आप उनकी शायद से आप दोस्त भी बहुत अच्छे हो, पर्सनल रिलेशंस आपके। 1-on-1 डिस्कशंस क्या रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा गेम रीड करना आता है, तो वो बॉलर्स कैप्टन माने जाते हैं। तो क्या आपको विकेट के पीछे से सलाह देना, एडवाइस देना, 1-on-1 डिस्कशंस, पर्सनल लाइफ कैसी है महेंद्र सिंह धोनी की? ये उनका नॉर्मल रहता है। उनका ये रहता है कि आप अपनी तरफ से करो जो करना है, अगर कुछ और होगा लगेगा मुझे तो मैं करूँगा। तो मेरे को ऐसी था कि मैं आई थिंक पहला गेम जब मैं आईपीएल तो नहीं, मैं 2014 का अपना डेब्यू बोलूँगा अगेंस्ट इंग्लैंड T20। तो आई थिंक जो रूट बैटिंग कर रहा था, तो उन्होंने मुझे पहला बॉल बोला कि इसको पहला बॉल गुगली डालना। तो उन्होंने कुछ रीड किया, कह रहे रिवर्स स्वीप कर, पर उसको रिवर्स स्वीप नहीं खेलने गया, बट मैंने डाला गुगली। पर उन्होंने कुछ रीड किया होगा, और फर्स्ट गेम ऑफ माई करियर उसमें बोल रहे हैं गुगली डालने के लिए, मतलब कुछ तो देखा ही होगा। तो ये ऐसी चीज़ें वो रीड करते हैं। विकेट के पीछे से गेम बदल तो देता है वो आदमी। हाँ, अब इतना एक्सपीरियंस है और इतना टीमों को
खेला है, उन्होंने इतना टीमों को कैप्टनसी की है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आदमी समथिंग इज़ डिफरेंट। सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन थी सीएस के खेमे में बहुत बार होता है कि MS धोनी गुस्सा नहीं करते हैं, सबको मतलब कैप्टन कूल बोला जाता है, गुस्सा कहीं ना कहीं करते हैं, कोई ना कोई, किसी से हमने बताया कि भाई गुस्सा ऑफ कैमरा ज़रूर दिखता है उनका। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो जो आपको याद रह गया हो, चाहे वो गुस्से वाला ही हो, कोई बात कि यार इसको ऐसे नहीं डालना था, ऐसे डालना था, मैंने कहा भी था, या फिर कोई और ऐसी इंसिडेंट जो आपके जहन में रह गई हो, छप गई हो कि भाई ये MS डांट धोनी खाई है, डांट खाई है आपने? डांट खाई है अगेंस्ट हैदराबाद गेम था इन दुबई, ओके 2020 21 21 2020 20 वाला जो 20 वाला Switch गेम था वाला दो उसमें, जगह तो वाला, उसमें मैंने उसमें नदीम आया था बैटिंग करने, और मैंने उससे 2 कवर्स पे चौके खा गया था और क्रूशल टाइम पे। तो बोले जब मैं तुझे बोल रहा हूँ उधर बॉल डालने के लिए तो उधर डालनी है ना, इधर एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आपने कहाँ डाली थी और उन्होंने कहाँ बोला था? कवर्स के ऊपर मार दिया था और एक साइड बड़ा था, अच्छा। तो उसने मेरे को एक नहीं, लास्ट बॉल पे चौका मारा उसने कवर्स के ऊपर, और उन्होंने बोला था कि पैर पे डालना। अच्छा। तो उसके बाद मैच के बाद सुनाया उन्होंने मुझे अच्छा प्रॉपर। दीपक भाई के साथ भी बहुत करते हो? दीपक तो उनका फेवरेट है। वो शरारती भी उतनी करते हैं ना फिर। दीपक उनसे फुल करता है। बट जैसा आपने बहुत कीनली ऑब्जर्व करा, CS ऐसे मीम्स, ऐसे ट्रोल्स बनते थे कि IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे 7 टीमें लड़ती हैं कि वो CSK से फाइनल में भिड़े। और 2020 एक पहला सीज़न था जहाँ पे वो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करे, तो 7th पे फिनिश किया था। उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बोला था कि अगले सीज़न क्या करना है, टीम मैनेजमेंट, टीम ओनर्स का क्या डिस्कशन था? बिकॉज शॉकर था सबके लिए। एक्चुअली नेक्स्ट सीज़न का कोई ऐसे प्लान नहीं करता है। जब आप चल रहे हो वो उसी सीज़न के लिए बात होती है कि आपको इस टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना। नेक्स्ट सीज़न का तो दैट टोटली डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट, कैप्टन, कोचेस। पर उस टाइम पे भी मैं बता रहा हूँ कि तो एकदम शांत था माहौल। हम लोग हार रहे थे तो भी शांत था, जीते तो भी शांत था। तो कह सकते हैं कि 2025 में जो इनके साथ CSK के साथ हुआ है कि ख़राब परफॉर्मेंस ही रही है, सेम ही एनवायरनमेंट होगा। सेम एनवायरनमेंट होगा। 2020 वाला जो सीज़न था, उसके बाद 2021 में वापस कमबैक करके जीती थी CSK। क्या डिफरेंस आ जाता है उसमें एक साल के अंदर कि एकदम बॉटम पे आप रॉक बॉटम हिट कर रहे हो एंड देन नेक्स्ट ईयर यू आर द चैंपियन? एक्चुअली टोटली मैं बोलूँगा रिदमिक गेम है, टोटल रिदम, मोमेंटम की बात है। मोमेंटम की बात है एक्चुअली। कभी आप अच्छा खेलते हो, कभी आप अगले साल, जैसे उस साल भी हम लोग सीधा 1 साइडेड फाइनल खेले हम लोग। तो सब रिदमिक बात है इसमें, मोमेंटम की बात है। एक बार मोमेंटम बन गया और आपके 11-12 लोग बन गए तो, और CSK का रिकॉर्ड है कि वो 12-13 लोग से ज़्यादा खिलाते ही नहीं है। राइट। तो इस बार बल्कि इस बार हुआ क्योंकि इंजरी थी या जो भी था व्हाटएवर, बट CSK का रिकॉर्ड है कि वो ज़्यादा 12-13-14 प्लेयर से ज़्यादा खिलाते नहीं। तो उनका ये है कि अगर ये 11-15-16 मैच तक यही टीम खेलेगी, यही जिताते रहेंगे, तो यही खेलते रहेंगे। तो जैसे ये चीज़ बहुत इंटरनेट पे फेमस थी, अभी तो इस साल तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है कि CSK को पॉपुलर बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने और उसे सक्सेसफुल बनाया सुरेश रैना ने। और रिप्लेसमेंट्स अगर हम बात करते हैं, पहले 12 सीज़न में 11 सीज़न CSK क्वालिफाई करी थी जब सुरेश रैना खेल रहे थे, और लास्ट 5 सीज़न में सिर्फ एक बार क्वालिफाई करी है। सुरेश रैना की रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं मिल पाई है CSK को, आपको लगता है ऐसा? अब रिप्लेसमेंट बोल नहीं सकते, बट हाँ, सुरेश रैना मिस्टर IPL तो है ही, इतने रन बनाए उन्होंने इंडिया के लिए, CSK के लिए। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में, सुरेश रैना 2 दिन में तो प्लेयर बने नहीं। उन्होंने भी बहुत टाइम डोमेस्टिक में रन बना के, और IPL में भी 11 साल रन बनाया, तो इतना ईजी नहीं है, बट मिल जाना चाहिए। बट अभी भी जैसे लड़के खेल रहे हैं आजकल के टाइम में, आई थिंक कोई ज़्यादा दूर नहीं है कि नंबर 3 अच्छा मिल जाएगा CSK। पर जो लास्ट ईयर इस बार खेले हैं, ओरविल आया, उसने अच्छा किया, फिर आयुष मात्रे आया, उसने अच्छा किया, डेविल ब्रेविस आ गया था, ब्रेविस आया, तो यही सब इनको आप देखना, दे विल कंटिन्यू टू सर्व CSK इन अब वो फ्यूचर। डैड्स आर्मी से बेबीज आर्मी बनने लगी है। तो ऑब्वियसली वो तो टाइम आता है ना, टाइम चेंज होता ही रहता है कि अब जब आपको डोमिनेट करने का टाइम था, आपने डोमिनेट भी किया। अब आपका शफल का टाइम है तो आपने शफल भी किया। अब रीबिल्ड का टाइम है तो आप रीबिल्ड करोगे। रीबिल्ड तो सब जगह ही आता है। और अभी रीबिल्ड की बात कर रहे थे, तो उससे पहले जहाँ से थोड़ा बहुत डिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, दैट वाज प्रोबेबली व्हेन सुरेश रैना वाज नॉट पिक्ड इन द ऑक्शन। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुरेश रैना को तो CSK ले ही लेगी ना, ऑक्शन में गए वापस एज अ फैन, एज क्रिकेट फैंस या ऑब्जर्वर्स, सब लोग ये देख रहे थे कि यार ये तो हो जाएगा, एंड देन इट डिडंट हैपन। बहुत बड़ा शॉकर था हम सब के लिए। तो क्या रहता है, किस रीज़न से नहीं जाते हैं वो आगे CSK या फिर कोई भी फ्रेंचाइज किसी पर्टिकुलर प्लेयर के लिए जिसके लिए सब शायद एक्सपेक्ट करेंगे यार ये तो ले लेंगे? उसके लिए तो
फ्रेंचाइजी बोल सकती है, हमारा को तो कुछ वो नहीं, क्योंकि उस जिस टाइम पे जैसा उनके साथ हुआ आने वाले टाइम पे हमारे साथ भी होगा, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोल सकते उसमें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन फ्रेंचाइजी कि उनको उस टाइम पे कौन सा प्लेयर चाहिए या कौन सा रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस प्लेयर की। क्योंकि एंड ऑफ द डे अब आने वाले, अब जैसा क्रिकेट चल रहा है, एक के पीछे 10 लोग लगे तो रिप्लेस यू। तो इट्स टोटली 20 वाले सीज़न में जैसे बात करते हैं, रैना नहीं खेले थे, पहला सीज़न था वो नहीं खेले थे। बालकनी वाली बहुत कौन मतलब न्यूज़ आई थी कि बालकनी वाला रूम नहीं मिला, इस वजह से वो नाराज़ हो गए। ऐसे सब ये सब बातें हैं तो आती रहती हैं अपना मीडिया में, और क्या काम है, ये सब बातें तो आती रहती है। रूम के लिए कौन अपना डोमेस्टिक IPL छोड़ेगा। सही बात है। बट अगर करण शर्मा से पूछा जाए कि एक बहुत स्पेशल टीम, जैसे आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले हो, बहुत सीज़न खेले हो, और हाईएस्ट अनकैप्ड प्लेयर थे आप 2014 में, सबसे महंगे बिके थे। क्या स्पेशल मेमोरीज है सनराइजर्स हैदराबाद की आपके लिए? एक तो वही टीम की वजह से, बिकॉज ऑफ हैदराबाद, बिकॉज दे हैव गिवन मी सो मच चांस, आई रिप्रेजेंट इंडिया। वो उसी दौरान आपका इंडिया रिप्रेजेंटेशन इंडिया खेला मैं, उनके लिए अच्छा किया और वहाँ से इंडिया पिक हुआ। सो डेविड वार्नर की बैकिंग आपको काफ़ी मिली थी उस टाइम पे? डेविड वार्नर नहीं था उस टाइम पे, संगाकारा वाज द कैप्टन, कैमरन ग्रीन वाज द कैप्टन, डैरन सैमी वाज द कैप्टन, मतलब डिफरेंट कैप्टन्स थे डिफरेंट टाइम पे। तो आई थिंक वो जिन्होंने मुझे फुल चांस दिया, आई थिंक क्रेडिट गोज टू हैदराबाद, बिकॉज उन्होंने मुझे काफ़ी चांस दिया, और उसी बिकॉज ऑफ दैट चांस एंड परफॉर्मेंस आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। 2016 IPL फाइनल SRH वर्सेस RCB, वो तो बड़ा ऐसा था कि RCB डोमिनेट करके आ रही थी और सब कह रहे थे कि इस साल कप नाम दे, इस साल कप। फिर SRH आई और उन्होंने कहा कि अभी भी नहीं, इस साल भी नहीं होगा। मतलब मैच तो बिल्कुल वन साइडेड ही कर दिया था। क्रिस गेल और विराट कोहली जब खेल रहे थे 125 पे 0 विकेट्स थे 11 ओवर्स। क्या हुआ था यार, मतलब हुआ क्या? उस टाइम वो विपुल शर्मा आई थिंक टुक 2 विकेट्स, हाँ, एक उन्होंने कोई कैच पकड़ा था विपुल शर्मा ने और 1 या 2 विकेट लिए थे, तो आई थिंक वहाँ से गेम पूरा चेंज हो गया। डिस्कशंस क्या हो रही थी उस टाइम पे वहाँ पर भी टीम में? बस यही था कि 2 विकेट लेना है यहाँ से, कैसे भी 2 विकेट लेते ही वी विल बैक इन द गेम। तो यही था कि 2 विकेट लेने, और जब आपके किस्मत में लिखा हो तो वो मिलता होता है। मैंने तो ये चीज़ देखी, जब भी किस्मत में लिखा है मिलना है तो मिलना ही है, चाहे वो कैसे मिले। हम दिल्ली वाले गेम में इस साल सीन में ही नहीं थे, इस हिसाब से करुण बैटिंग कर रहा था, राइट। बट वो होना था, डेस्टिनी में लिखा था, जीतना है, वहाँ से रिदम बनना है, डोमिनेट करना है, फिर हमको आगे, तो सब ऑल इज डेस्टिनी। एक ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी की बहुत बात होती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स के लिए खेला है, जैसे आपने तो वार्नर के अंदर खेला भी है अंडर, अब पैट कमिंस कैप्टन है। क्या फ़र्क लगता है? ऐसा पैट कमिंस से आप अंडर खेले नहीं हो, बट देख के क्या लगता है कि यार ये कप्तान है, ये ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, क्या फ़र्क है इंडियन से, साउथ अफ्रीकन प्लेयर से? जितने भी मैंने बात की है वहाँ के प्लेयर से, उनका ये था, पैट कमिंस और डैनियल विटोरी का, कि वी विल बैक आर गेम। तो वही अप्रोच दिख भी रही थी कि अटैकिंग गेम खेलनी है, अटैकिंग गेम, वी विल अटैक, कि हम चाहे 100 बनाए चाहे 200 बनाए, वी विल ये चीज़ क्लियर थी। सेम। हाँ, और जिसको बोला है इनको कि वी विल बैक यू, कि आप रन बनाओ मत बनाओ आपको, पर हमको यू हैव टू बी इन आवर शूज। ये चीज़ डेविड वार्नर की साइड से भी थी उस टाइम पे 2016 में। डेविड वार्नर के टाइम पे इतना नहीं था, उस टाइम पे इतना नहीं था कि मतलब पूरा खुल के खेलना, मतलब आपको गेम सिचुएशन को रीड करना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट जो लास्ट ईयर हैदराबाद खेली है दैट वाज टोटली डिफरेंट। बट फिर इस साल वो बैकफायर भी किया एक तरह से, वही अप्रोच। वही चीज़ है ना, मतलब क्रिकेट में ऐसे ही रहता है कि आप कोई चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, कभी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, पर आप अगर उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक आपको लेके चलोगे तो वो आपको और रिजल्ट देंगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब लास्ट ईयर हैदराबाद खेल रही थी तो बॉलर डरते थे बॉल डालने से, टू बी वेरी फ्रैंक, कि भाई क्या करेंगे आज ये लोग। शायद वो मैच खेले थे आप आरसीबी के अगेंस्ट, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद 2024 में, इसमें ट्रेविसन ने सेंचुरी मारी थी। उसके बाद वाला गेम खेले थे, हाँ, और उस गेम में भी हम ही ने चेंज किया था कि हम इनको पहले बैटिंग कराएंगे, सॉरी पहले बॉलिंग कराएंगे, हम लोग डिफेंड करेंगे इनके अगेंस्ट। ये हम लोगों ने प्लान किया था कि इनके अगेंस्ट इस गेम में हम लोग इनको डिफेंड करेंगे। और कैसी डिस्कशंस होती हैं ऐसे जब मैचेस होते हैं जहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस बन रहे हैं, कोई टीम है जो बहुत डोमिनेट करके आ रही है, तब चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइजी हो सकती है, दूसरी ऑपोजिट टीम या RCB में जब आप थे, तब क्या डिस्कशंस हो रही थी वहाँ पर कि यार SRH को कैसे डोमिनेट करें, हम बैकफायर कैसे करें उनके ऊपर? उनका यही था कि उनको कंफर्ट जोन से बाहर करना है, क्योंकि उन्होंने हमेशा टारगेट सेट किए हैं, कभी डिफेंड नहीं किया था उतने टाइम तक, शायद एक आधा मैच में किया होगा तो किया होगा, चेज नहीं किया था बेसिकली। हाँ चेज नहीं किया था, तो हमारा यही था कि उनको चेज करवाना है हमको।
और आपको लगता है कि ये जो अप्रोच है एसआरएच की, जो पहले वाली अप्रोच थी जो डेविड वार्नर के टाइम पे थी, जो टीम जीती थी ट्रॉफी, वो अप्रोच बेटर थी या ये वाली अप्रोच बेटर है, कीपिंग द सिनेरियो इन द माइंड कि क्रिकेट कैसा बढ़ रहा है अभी? एक्चुअली फॉर मी इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कैप्टन, कोच एंड द मैनेजमेंट ओके, कि आप कैसे बैक करते हो। अगर आप नॉर्मल क्रिकेट से ही बैक करते हो प्लेयर्स को, वेल एंड गुड। पर अगर आप बोल दो कि नहीं आपको हमारे वे से ही खेलना पड़ेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पर आपको बैक करना पड़ेगा उस प्लेयर्स को। राइट। ऐसा नहीं कि आप 2 मैच दिए आउट हो गए तो आपने फिर ड्रॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली टीम का और उस प्लेयर का कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा। बट करण शर्मा को कैसा लगता है कि कौन सी सिचुएशन बेटर है, मतलब अगर जीतना है एक टीम को? क्योंकि हमने देखा कि सनराइजर्स हैदराबाद का 2024 का सीज़न दे फिनिश्ड एट द सेकंड, बट इस सीज़न बिल्कुल लथार्जिक हो गए थे, गेम रीड नहीं कर रहे थे, 100 रन पे आउट हो गए, कभी 200 बना दिए। सिचुएशन के हिसाब से खेलना बेटर रहता है या सिर्फ जाओ मारो? मेरे हिसाब से कुछ टाइम पे कौन सा सिचुएशन डिपेंड सपोर्ट करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। कि भाई अगर स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न है तो आप सिनेरियो देखो क्या चल रहा है, फिर जब मिड में आ गए तो आपको कितने मैचेस जीतने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर जब आप एंड ऑफ द सीज़न आता है तो आपको पता रहता है, पिक्चर क्लियर रहती है। पर मेरे हिसाब से डिपेंड है कि आपको कैसे खेलना है। सिचुएशन, मेरे हिसाब से तो सिचुएशन वाला गेम बहुत इट्स ईजी, सबके लिए ईजी है और कि सेफ भी है, ये शायद सेफ जा भी है सकते और हो। सब लोग कैन अडेप्ट ईजिली। कि अगर किसी को, जब आप आईपीएल खेल रहे हो तो आपको पता है ना सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, जी। तो वो हर 12-15 लोग जो भी हैं वो दे कैन अडेप्ट ईजिली। और जैसे आपने बात करी थी कि 2009 में आप आरसीबी खेले थे और मेरठ का एक लड़का खेल रहा है, एक और मेरठ का लड़का था आपके साथ, भुवनेश्वर कुमार, आपने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी खेला उनके लिए, मतलब साथ में खेले हो, एक्चुअली कैसा हम है? तीनों थे 2009 में साथ, हाँ वो भी तो थे। प्रवीण भाई। प्रवीण कुमार, भूवी और मैं, तीनों एक साथ थे उस टाइम। और हम लोग 2014 या 15 में, जब 14 में एसआरएच में भी। एसआरएच में भी साथ थे। तो कुछ मतलब भूवी से बात होती है अभी भी, मतलब नहीं, अगर? हाँ, हम कंटिन्यूस टच में रहते हैं, जिम साथ करता है इधर, और बात होती रहती है नॉर्मल। वो बॉन्ड कैसा था उस टाइम के 3 मेरठ के लड़के? अच्छा बॉन्ड था। डरते थे और- लोग? नहीं डरते, और हम तो वैसे ही शांत हैं। तो हमारे साथ ये था कि पीके खेला हुआ था, तो इस टाइम इंडिया भी खेल रहा था, तो हम लोग को ये था कि एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ बड़ा भाई हमारे लिए, तो हमें क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दोनों पहली बार बाहर निकले थे, तो हमारे लिए वो था, तो काफ़ी सपोर्ट था। बस जैसे ये वाली बात है कि शांत तो करण भाई और भूवी भाई हैं, पीके भाई तो थोड़ा सा लड़ाई बड़ाई तो करते हमारे लिए रहते इजी थे। था ना। हाँ। अंदर का मेरठ आपका बाहर नहीं आता क्या कभी वैसे? नहीं, कभी एक्चुअली मेरठ ज़्यादा रहा नहीं, हाँ, हाँ। हॉस्टल लाइफ में रहा, फिर बनारस चला गया जॉब के लिए, और फिर ऐसे भी शांत हैं तो। जब आप हॉस्टल लाइफ में जा रहे थे, जब ट्रांजिशन हो रहा था, उस जर्नी के बारे में बताओ। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, कि अब मुझे क्रिकेटर बनना है, ये थॉट कब आया था कि यार मज़ा आ रहा है अब तो? लाइफ तो बहुत स्ट्रगल था, और क्रिकेट तो जैसे सब लोग स्टार्ट करते हैं, गली में खेलना, घर पे खेलना। एक्चुअली मेरे बोथ माई पेरेंट्स आर इनटू स्पोर्ट्स, सो मुझे उस बात का कभी ये नहीं हुआ कि भाई क्रिकेट नहीं खेलना, पढ़ाई करनी है या कुछ और करना। आसान रहता है जब पेरेंट्स स्पोर्ट्स में हो, तो उनको वैल्यू पता होती है कि स्पोर्ट्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्या एक अलग लेवल ऑफ हाई देता है लाइफ में। हाई क्या मतलब कि आपको मना ना करें बस किसी चीज़ के लिए, क्योंकि फिर आदमी, अगर आप 2 चीज़ पे रहते हो ना, तब यू आर नॉट श्योर कि भाई ये करना है कि वो करना है। राइट, मेरा एम, मेरे पेरेंट्स का यही एम था कि भाई तुझे इंडिया खेलना है, बस। इंडिया खेलना है, वो तेरे को, हम तुझे कभी मना नहीं करेंगे, तेरे को जो करना है कर, बट हमको तुझे इंडिया खेलना है। कौन सी एज में बोल दिया था ये उन्होंने आपको? मतलब जब मैं अंडर 14 यूपी से खेला, अच्छा। फिर जब अंडर 19, जब मेन क्रिकेट मेरी स्टार्ट हुई 2005-6 से, जब मैं रेलवेज के लिए आया, फिर वहाँ से, तब उन्होंने बोला कि हमको चाहिए कि तू इंडिया खेले। रेलवेज में आपकी जॉब भी बहुत जल्दी लगी थी। तो ये स्टोरी है कि मैं, जैसे क्रिकेट जैसे अब स्टार्ट करते हैं सब, तो मेरे फादर, फिर मम्मी ने बोला कि भाई इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसको अकेडमी, और पापा और मम्मी स्टेडियम जाते थे तो क्रिकेट कोच को जानते थे। अच्छा। और हम लोग रहते पल्लापुरम थे। अच्छा। 1996-98 में और 2000s में वहाँ पे, मतलब 5 बजे के बाद अंधेरा, मतलब मेरा घर वहीं पे, मुझे पता है। इट्स वेरी रिस्की। हाँ। और वो उस टाइम पे, उस टाइम पे, अब तो फिर भी सब कुछ डेवलप हो गया है। डेवलप्ड हो गया, पर उस टाइम पे ये था। और मेरा घर मेन रोड से अंदर 2.5 से 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ईजी, लास्ट पॉकेट ऑफ द एरिया। तो ये रहता था कि भाई स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी करनी। तो ऐसे हुआ, फिर मम्मी पापा ने मुझे पहले बोला कि भाई ठीक है, इसका इंटरेस्ट है, इसको डालते हैं। तो वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट खेलना स्टार्ट हुआ, पर स्ट्रगल बहुत किया। स्कूल जाना,
मम्मी टीचर थी साथ में। अरे भाई बहुत स्ट्रगल तो होता मेरे है। 2 बैग जाते थे, एक मेरा स्टेडियम का बैग, सुबह सुबह मैं 4:30 बजे उठता था, 5 बजे बाहर तक आता था, ऑटो मिल गया तो वेल एंड गुड रास्ते में, नहीं तो मेन रोड तक आया, पैदल पैदल 5 बजे ऑटो पकड़ा, 6 बजे की असेंबली ज्वाइन करनी होती थी स्टेडियम में, वरना कुछ नहीं करने को मिलेगा। अच्छा असेंबली ज्वाइन की, उसके बाद 7:30-8 बजे तक फिटनेस की। मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ था स्कूल में कि भाई क्रिकेट खेलने जाता है तो थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन दे दो, तो 8:30-9 फर्स्ट पीरियड मिस करके तब मैं स्कूल ज्वाइन करता था। फिर वहाँ से ख़त्म हुआ 2:30 बजे, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना, अरे ट्यूशन के बाद फिर स्टेडियम जाना, तो मतलब वो सब ऑटो और रिक्शा में ही आधा टाइम चला कौन से स्कूल में थे आप? मेरे GTB जीटीबी। और वहाँ ग्राउंड को किस में प्रैक्टिस करते थे? स्टेडियम। कौन सा, मतलब जीटीबी के स्टेडियम में? नहीं अपना ये है ना कैलाश प्रकाश स्टेडियम, ओह अच्छा, क्लास। तो मतलब अपोजिट है दोनों। हाँ बिल्कुल मतलब ऑपोजिट है। तीनों चीज़ें मतलब ट्रायंगल है, मतलब बड़ा ट्रायंगल बना मैं वैसे ही बोल सकते पल्लापुरम इधर है, जीटीबी इधर है और कैलाश प्रकाश इधर है, अरे तो यहाँ से तो यहाँ, ऐसे यहाँ से रहता यहाँ। था। क्या लव ट्रायंगल चल रहा था क्रिकेट तो उसके बाद मेरी एक टीचर थी, वो थापर नगर में रहती थी, तो इट्स हार्डली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम स्टेडियम। तो उन्होंने बोला कि भाई तू इतना स्ट्रगल करता है, इसको हमारे पास छोड़ दे, तो एटलीस्ट इसके क्रिकेट वो नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, या इसके प्रैक्टिस सेशन वो नहीं हो। तो मतलब बहुत स्ट्रगल था। फिर उसके बाद खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, फिर उसके बाद 17.5 साल का था मैं, आई वॉज इन हॉस्टल। 2003 में मैं हॉस्टल चला गया था। वो जो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं वहाँ से हॉस्टल सिलेक्शन होता है, तो फिर मैं 3 में हॉस्टल चला गया था। 17 में एक ऑफिसर थे रेलवेज के, मिस्टर राकेश कोचर, वो बैडमिंटन प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर, तो वो मेरठ आए थे। आपकी मम्मा बैडमिंटन प्लेयर थे ना तो नेशनल? उनके साथ पहले कभी खेले थे जब वो नेशनल्स वगैरह खेले, तो वो लोग आए थे, तो मेरठ में आए थे तो बहुत टाइम के बाद। तो घर वर पे भाई पूछा कि ये लोग कहाँ हैं, कभी मिलना है इनसे, मिले नहीं। तो ऐसे ही उस टाइम फ़ोन्स होते नहीं थे, तो किसी ने फ़ोन किया तो मम्मी पापा मिलने गए उनसे कि बेटा क्या करता है, बेटा क्रिकेट खेलता है। तो बोले हम अपने यहाँ पे DRW, पहले DRW था, अब वो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, ओके। पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, कि हम अपने यहाँ प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। अच्छा। कि और पहले क्या था, क्लास 4 की जॉब थी, आप अगर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो ना तो यू विल गेट अ क्लास 4 जॉब। क्लास 4 जॉब मतलब पूछो मत। अमेजोन की कौन सी जॉब थी उस टाइम पे? वो TC थे। हमारा क्या है, जहाँ पे मेरी ऑफिस है वो उनका ओपन रेलवे है, अच्छा। मेरा था वहाँ पे इंजन बनते हैं, ओह अच्छा, वैसे डीजल लोकोमोटिव लोकोमोटिव, समझ गया। हाँ। तो उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं चैम्पियन हुआ, 1-2 टूर्नामेंट खेले, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हुए, तो बोले अब क्लास 4 के लिए एलिजिबल हो। क्लास फ्लोर बेसिकली वही होगा कि बिल्कुल मैनुअल जो मतलब जॉब झाड़ू रहती है। पोछा करना, अच्छा। लोहा उठाना इधर से उधर। हाँ, तो वो था कि मतलब मेरा तो एम ये था, पर मैंने तो मना कर दिया, हमें क्या पता जॉब क्या होती है सही उस टाइम। बात है। पर पेरेंट ने समझाया कि जॉब ले लो, आपके 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप 17-18 साल के थे? 17.5। 17.5 के। यूपी से खेला नहीं था 14 के बाद कभी, ऐसा क्यों? सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई मतलब परफॉर्मेंस रीजंस या फिर कुछ भी एक्सटर्नल परफॉर्मेंस तो फैक्टर्स जो भी हो खेला सकते तो उस टाइम ठीक था, बट उसके बाद External नहीं हुआ factors भी हो सिलेक्शन, जो भी था, हैं? वट। तो उसके बाद तब 2004 में आउट ऑफ द वे, मतलब उन्होंने, और मिस्टर नवीन कुमार हैं उस टाइम वो क्रिकेट सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझे ट्रायल पे बुलाया और ही वर इम्प्रेस्ड, ट्रायल पे ही वॉज इम्प्रेस्ड। आप बैटिंग देते थे तब ट्रायल्स में या फिर ऑलराउंडर दोनों मैं की ऑलराउंडर ही देते था थे? शुरू से ही? हाँ। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने फाइल गई रेलवे बोर्ड से होता है सब कुछ, राइट। वहाँ से वापस आ गई कि नहीं हो सकता, अंडर एज है। अच्छा। और उसी टाइम के इन बिटवीन उनका इंटर रेलवे होता है, तो ये जो ज्वाइनिंग्स होती हैं मोस्टली रेलवेज में, वो इंटर रेलवे के लिए होती है ओके। कि ये हमारा इंटर रेलवे खेले, इसके लिए ज्वाइन होता है कि हमारा इंटर रेलवे जीते तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। राइट। तो फाइल वापस गई, फिर उन्होंने एफर्ट किया, फिर फाइल वापस गई, वापस रेलवे बोर्ड के आप ट्राई करो, ये हो। और तब तक 18 साल के पूरे हो गए आप? नहीं या पहले ही हो गए? मतलब मेरा 2004 की ज्वाइनिंग है, तो वो मार्च की बात है। ओके। तो उन्होंने बोला नहीं हमको ये प्लेयर चाहिए, तो कैसे ना कैसे करके हो गया। तो इंटर रेलवे खेला, ठीक ठाक किया, ट्रायल्स पे गया, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट ईयर। तो आई वॉज टोटली डिसहार्टन कि भाई अब क्या होगा, कि जब यहाँ से भी नहीं हो रहा, उधर यूपी के ट्रायल पे भी जा रहा हूँ, फिर अपना यहाँ भी जा रहा हूँ। बट जॉब आपकी मिल गई थी? आपको जॉब मिल गई थी, पर मेरे को जॉब एम था ही नहीं मेरा। हाँ। वो तो इसलिए था कि मेरे को 2 ऑप्शन खुल जाएंगे खेलने के, इसलिए मैंने जॉब किया, वरना मेरा कोई भी मूड नहीं था जॉब करने का। राइट। वहाँ कभी किसी के आउट हाउस में रह रहा हूँ, कभी किसी के आउट हाउस में रह रहा हूँ। वो अंकल थे वहाँ पर ऑफिसर, तो उन्होंने हेल्प किया।
सब कुछ चीज़ें अरेंज करने में सब कुछ हेल्प किया, किसी के ऑफिसर के आउट हाउस में रह रहा हूँ, तो मतलब बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था। फिर 2005 में एक ट्रायल रेलवेज़ का ट्रायल हुआ अंडर 19, ओके। तब वहाँ जाके मैं सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ से परफॉर्मेंस, वहाँ से फिर लाइफ टोटली चेंज। उसके बाद भी बहुत काम किए। अब मेरा क्या एम रहता था, सुबह 6 वहाँ मेरे को दिया था जॉब वर्कशॉप में, अच्छा, तो वहाँ पे सुबह 6 o'clock यू हैव टू पंच योर कार्ड, अदरवाइज आप एब्सेंट हो। .6 6 to 6:05 और 6:10 ऐसे बस, रहता मतलब था। वही 5 हाँ 5-10 मिनट गए, कार्ड पंच किया, ग्राउंड गया, ट्रेनिंग की, 7:30 बजे आया, ऑफिस का सारा काम किया, 11:30 बजे लंच होता था, लंच किया, नहीं सॉरी ग्राउंड गया, फिर घर पे चेंज करके ग्राउंड गया, ट्रेनिंग की अपनी, बॉलिंग बैटिंग जो भी करनी है, लंच किया, 1:30 बजे ऑफिस, फिर 1:30 से 4 बजे तक ऑफिस, 4 बजे फिर घर गया, जाके चेंज किया, फिर 5 बजे अपना ग्राउंड, फिर वहाँ पे वर्क। ये वही लाइफ चल रही जो पहले ट्यूशन वाली थी और अब यहाँ अब जॉब ये में क्रिकेट पर वाली ये हो गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, उसमें आपको पूरा लोहे का बड़ा बड़ा उठा उठा के के, रखना है। और मेरा वर्कशॉप में ऐसा होता है कि छोटे छोटे स्टेशन होते हैं हर जगह, कि आपको ये वाला पार्ट उठा के ऐसे जाके इधर से लेके, तो वो पूरा काम, और उनको पता था कि इसको भागना रहता है खेलने के लिए, तो एक्स्ट्रा काम कराते थे कि भाई ये काम कर लेना फिर चले जाना, ये काम कर लेना फिर चले जाना। तो भाई जब जब जुनून था कि भाई ये तो करना ही है करना ही है, तो फिर ये मेरा 2-3 साल चला ऐसा। क्या उस टाइम भी खेल को उस तरह से देखा नहीं जाता था कि ये स्पोर्ट है, इसको खेलना है? तो और या मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने ज्वाइन किया ना, कि मुझे लगा था कि सिर्फ खेलना है, ऐसा नहीं था कि मुझे ऑफिस जाना है या कुछ काम करना। मुझे लगा कि भाई खेलना है, जॉब मिल गई चलो ठीक है अपना पूरे दिन खेलेंगे, पर ऐसा नहीं था। इट वाज टोटली अपोजिट। मतलब कह सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि क्रिकेटर्स को ट्रोल करते हैं, कुछ बोलते हैं, लगता है लोगों को बाहर से कि कितनी ग्लैमरस लाइफ है, बट मेहनत कितनी होती है, जैसे आप बता रहे हो कि कितनी मेहनत है इस चीज़ ट्रेन के ऊपर बफर लगते हैं, ट्रेन के आगे कभी देखेंगे बफर लगते हैं, तो वो क्रेन से आते थे नीचे, हमको फिट करना रहता था, बोर्ड लगाने रहते थे, बहुत मतलब इंजन के अंदर जाना रहता था। इट वॉज टोटली रिस्की। और इंजरी कितनी हो सकती है, इंजरी प्रोन कितना होता है इंसान उस टाइम पे कि यार कुछ भी ऊपर नीचे हुआ खेल कैसे पाएगा? खेल ख़त्म। वो आपको इंजन्स के अंदर जाना है, फिर आपको ऊपर चढ़ के काम करना है, नट बोल्ट टाइट करना है, मतलब इट वाज मतलब लाइक अ हेल उस टाइम पे। बट फिर भी नहीं, जुनून था कि मैंने खेलना है खेलना है। पर 2009 में जब खेला, अच्छा किया, फिर सेंट्रल जोन खेला, NCA किया, फिर जब 2007 में रणजी खेला ना, तब से मैंने काम करना ख़त्म कर दिया। अच्छा, तब से मैंने बोला कि आपको जो करना आप करो, मैं क्रिकेट खेलूँगा बस। तो उसके बाद जाके थोड़ा इधर, पर उसके बाद आपको पता ही है क्रिकेट से इतना कोई प्रेम होता नहीं है लोगों को, राइट। स्पेशली रेलवे जैसी गवर्नमेंट जॉब में। तो अभी कभी भी काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ये पड़े। तो अभी मैं जब तक क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं सैलरी आती है, अदरवाइज आई एम विदाउट पे। अच्छा, पूरे तो 6 महीने अपना घर पे रहता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। तो तब आप सैलरी ड्रॉ नहीं करते हो? हाँ, तब मैं विदाउट पे रहता हूँ। ओके। तो ये जनरली सबके साथ होता है या फिर मतलब इट आपने ये डिपेंड्स, ऑप्ट इट किया हुआ? डिपेंड्स। मैंने ऑप्ट किया हुआ है अच्छा, कि भाई क्रिकेट खेलना है, जब तक खेलना है। जॉब तो लाइफ टाइम करनी है, पर जब तक अपॉर्चुनिटी है, जब तक बॉडी ठीक है, तब तक आई कैन सर्व। आपका भी वो मोमेंट आया था कि जो MS धोनी मूवी में हमने देखा था कि एक जगह स्टेशन में बैठ के सोच रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली बहुत रात को आता था, मतलब हर, अब ये कंटिन्यूस अगर आप 2-4 दिन चल रहा है तो ठीक है, एडजस्ट कर लेता है। सालों साल जब 2-3 साल लगातार चल रहा है तो, और पहले वर्कशॉप जाना, फिर आना, फिर कार्ड पंच करना, फिर लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं तुम्हें अपना कार्ड खुद पंच करना पड़ेगा, तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आपको सपोर्ट नहीं करता राइट। तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोचा तो था कि बीच में छोड़ने का, बट वही है कि जब क्रिकेट मिल रही है तो फिर क्रिकेट इंपॉर्टेंट है ना, जॉब तो सेकेंडरी। क्या अभी आप लाइक आर यू सेटिस्फाइड कि मैं जितना क्रिकेट खेला हूँ अभी तक, मुझे और ज़्यादा खेलना था, या ठीक मतलब अभी और खेलोगे? जैसे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है? नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। कभी सोचा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि इतना सब खेलने को मिलेगा। और इंडिया खेलना, सपना फ्रॉम मेरठ जैसी जगह से इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आपको ही पता है। बिल्कुल। और वहाँ से इंडिया सर्व करना, तीनों फॉर्मेट, इट्स नॉट ईजी। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपको मतलब बाहर के लोग जो हैं वो बहुत लकी चार्म बोलते हैं। आप एक लकी चार्म की तरह हो एक IPL टीम की, क्योंकि पहले आप इंडियन प्लेयर थे, पहले प्लेयर थे जिसने 3 डिफरेंट IPL टीम के साथ लगातार 3 ट्रॉफीज़ जीती। और जिस टीम में भी आप जाते थे तो एक्सपेक्टेशंस बन जाती थी कि यार करण शर्मा इस टीम में, अब तो RCB का भी नाम आ जाएगा। 17, 16, 17, 17, 18। हाँ,
तो क्या जर्नी थी उस टाइम पे, मतलब फील हुआ था उस टाइम पे आदत हो गई थी होगी ना कि अरे हाँ ट्रॉफी तो है, ट्रॉफी आ तो जाएगी यार। है। आदत तो नहीं, बट ये था कि ट्रॉफी भी तभी आती है आपकी टीम अच्छा करती है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं 50 बार बोल चुका कि मेरे होने से कुछ नहीं जाओ, कि टीम अच्छा खेलती है वो कंटिन्यूस, वो फिर ऐसे चीज़ें बन जाती हैं कि इट फॉल्स एक Into साथ place, कि भाई इनटू प्लेस के भाई हाँ चलो जीत रहे। तो वो टीम जैसी थी, 16 की ऐसी थी, 17 की ऐसी थी। 17 वाला गेम क्या था, 125 126 129 डिफेंड कर रहे थे हम लोग, किसी ने नहीं सोचा था, बट वहाँ से भी जीते। 2018 वॉज टोटली डिफरेंट, वन साइडेड गेम जीते। राइट। और 2018 में तो मैं सीन में ही नहीं था कहीं। मुझे एक दिन पहले बोला यू आर प्लेइंग फाइनल टुमारो, और इतना बड़ा गेम मेरे लिए, मुझे तो लाइफ चेंजिंग गेम था वो। ट्रू। सबसे ज़्यादा इंजॉय किस टीम में किया? जैसे 16 में खेले, 17 में खेले, 18 में खेले, सबसे ज़्यादा इंजॉय आपने किस टीम में किया? आसान नहीं होगा बताना, बट स्टिल इंजॉय तो मैंने सारी टीमों में किया। एक टीम तो बता दो। इंजॉय तो मैंने सारी टीमों में, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मेरे लिए वही है कि जिसने सबसे ज़्यादा चांस दिया। जैसे मुंबई इंडियंस का एक मैच याद है, क्वालिफायर 1 या क्वालिफायर 2 था, जिसमें आपने 4 विकेट लिए थे, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और आपने बोला भी कि मैं चाहता था कि मुंबई के लिए मैं कंटिन्यू करूँ आगे, तो बोल सकते हैं मुंबई इंडियंस। मेरे लिए एक्चुअली वही बात है ना कि एक टीम जहाँ भी गया सबने अच्छा सपोर्ट किया, सबने अच्छा ट्रीट किया, तो ऐसा नहीं बोल सकते एक टीम बोलना डिफिकल्ट है। हम्बल हो रहा है करण भाई, हम्बल की बात नहीं है, जो बात सच है वो सच है। पर जिसने सब कुछ नेम फेम गेम दिया वो ऑब्वियस। हर टीम के साथ एक जर्नी होती है अलग, और प्लेयर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जब भी किसी भी प्लेयर से पूछते हैं तो सब प्लेयर्स का यही होता है कि यार एक टीम का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज और एज अ प्लेयर आपको वो टीम ज़्यादा क्लोज टू योर हार्ट रहती है जिसने आपको ज़्यादा चांस दिया राइट। एज अ क्रिकेटर। SRH में सबसे ज़्यादा मैचेस क्योंकि एज अ क्रिकेटर आप क्या कहते हो, आप खेलते रहो, मैचेस टू प्ले एज मैनी गेम्स एज पॉसिबल। राइट। तो मेरे लिए वो है, बट मज़ा सब सारी टीमों में। ऐसा नहीं है वो कि नहीं यार इस टीम में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। CSK में भी 4 साल में ज़्यादा मैचेस नहीं खेला, पर फुल मज़ा आया वहाँ पे। इफ़ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड प्ले टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली ने लास्ट जब IPL भी जीते थे तब उन्होंने बोला था टेस्ट क्रिकेट डेब्यू आपका, टेस्ट कैप मिली MS धोनी से, प्लेइंग अंडर विराट कोहली, अलग ही लेवल फीलिंग होगी। उस डेब्यू के बारे में बताओ, वो डिस्कशंस कैसी थी? मेरठ टू मेलबर्न टू एडिलेड, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया। मेरठ टू ऑस्ट्रेलिया। एक तो सोचा नहीं था कि भाई टेस्ट खेलूंगा इंडिया के लिए। इंडिया खेलना था, बट ये नहीं था कि एकदम ही सब कुछ हो जाएगा। मेरी सिलेक्शन हो गई है वो वाली फीलिंग आ जाती है। और हुआ कैसे कि हम लोग इंडिया ए टूर खेलने, जिसका बता रहा हूँ, जब मैं इंग्लैंड सीरीज़ में सिलेक्ट हुआ, हाँ जी। हम लोग ए सीरीज़ खेलने गए थे 2014 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन डार्विन, एट डार्विन। ओके तो वो ट्राई सीरीज़ थी। ओके। तो वहाँ पे मैंने 1 या 2 गेम जिताए इंडिया ए को। तो उसके बाद मैं तो घर पे ऐसे ही बैठा था, कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी या किसी ने कोई कमेंट वो नहीं था कि यू विल बी सिलेक्टेड इन इंडियन टीम, वो भी इंग्लैंड टूर। मैं तो ऐसे ही घर पे बैठा था, चैनल न्यूज़ देख रहा था। पता नहीं कैसे उस दिन मैं न्यूज़ भी देख रहा था, तो देखा तो टीम में नाम, मम्मी घर पे थी नहीं, मम्मी किसी के यहाँ गई हुई थी। तो मैं भाग के गया उनके, मैंने कहा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा मुझे तो कोई और 2 दिन पहले की बात थी कि 2 दिन पहले वापस आए हाँ। और 2 दिन बाद टीम्स अनाउंस होनी थी। अच्छा। तो एक तो वो सबसे बड़ा मोमेंट था फैमिली के लिए। राइट। इंडिया तो ठीक है, इंडिया आप रोए थे? मैं रोया था जब मैं इंजर्ड हुआ था। अच्छा। दैट वाज सैड पार्ट ऑफ लाइफ। पर वो उतना यही सोच के शांति रखता हूँ कि भाई किस्मत में नहीं होगा मेरा वो, जब आई गॉट इंजर्ड जिम्बाब्वे टूर के लिए। हाँ, और वो वाला एडिलेड टेस्ट पता था कि खेलूंगा, मतलब ऑब्वियसली 2 दिन पहले पता लग जाता है टेस्ट मैच खेलने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली नर्व्स थे, बटरफ्लाइज थी। पर वही है कि जब यू एंटर्ड इन द ग्राउंड सब ईज हो जाता है। फर्स्ट विकेट मिला डेविड वार्नर का। दोनों इनिंग्स में आपने आउट किया था उन्हें हाँ, शायद। दोनों नहीं आउट तब तो मेमोरेबल। बट 2014 में विराट कोहली बीइंग द कैप्टन पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे, और आकाश चोपड़ा जी के एक यूट्यूब वीडियो में था कि बहुत टफ डिसीजंस लिए थे विराट ने उस टाइम पे, कि करण शर्मा को भी डेब्यू करा दिया, लेग स्पिनर को खिला रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या कन्वे किया था विराट ने आपको, क्या सोच थी विराट कोहली की उस टाइम पे? सोच यही थी कि बस मैच जीतना है, और क्या कन्वे किया गया था? चांस मिला है तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, वेदर यू परफॉर्म वेदर यू डोंट परफॉर्म, बट वी विल बैक यू फुल अपना टेस्ट मैच। तो वही था मेरा। तो फ़र्क था वैसे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे उस टाइम उस टूर में, बट मतलब सरप्राइजिंग उन्होंने एकदम से शॉक कर दे दिया कि रिटायरमेंट ले रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में और अगले मैच में विराट कोहली कैप्टनसी में क्या फ़र्क था?
कि वहाँ पे बिल्कुल क्लोज टू विन आ गया है, बट वहाँ पे जब हम धोनी की कैप्टनसी में थे तो हार रहे थे बहुत वाली चीज़ में, क्या फ़र्क? ड्रॉ के लिए भी जाते थे Draw के जनरली, लिए वो विनिंग मेंटालिटी विराट कोहली के अंडर काफ़ी हमने देखी है। वो aggression। डिपेंड है ना, कि मैंने वही बोला ना, कैप्टन टू कैप्टन डिपेंड है। अब कुछ सीरीज में पहला टेस्ट मैच हार गए, आपको वाइट वॉश नहीं करना, तो वो भी सिचुएशंस आ जाती है ना काफ़ी, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबका मैंने एज अ कैप्टन सबका डिफरेंट वो Point of रहता view देखा है, है, पॉइंट ऑफ approach व्यू देखा रहता है। है कि अगर किसी को अग्रेसिव रहना है तो किसी को पेशेंस रहना है, किसी को गेम सिनेरियो देखना है, किसी को सिचुएशन देखना है, तो ऐसे रहता है। और MS धोनी की जो रिटायरमेंट थी, टेस्ट रिटायरमेंट, दैट वाज अगेन अ वेरी बिग शॉकर फॉर एवरीवन। उनका ऐसे ही रहता है हमेशा से। सब लोग ऐसे हो गए थे कि यार ये आउट ऑफ नोवेयर कैसे ले लिया। तो डिस्कशन कुछ एकदम से हुई या आप लोगों को एकदम से बम फटा कि भाई आज नहीं खेल रहे? क्या सीन था, कैसा नहीं, था? बम फटा था ऐसे ही बम फटा था। कि आई एम टेकिंग रिटायरमेंट। वो सिर्फ बीसीसीआई को पता था शायद, अच्छा किसी को भी नहीं पता, टीम में भी किसी को नहीं पता था। भाई वो तो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज इन टीयर्स हम्म, उस टाइम पे, क्योंकि वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ही विल डू लाइक दिस। एंड देन वो जो बेटन था कैप्टनसी का विराट कोहली को पास ऑन हुआ, एंड देन वी सॉ अ डिफरेंट एरा इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि यार ये टेस्ट क्रिकेट का एरा कैसा डिफरेंस आ रहा है विराट कोहली की कैप्टनसी में? आपने वहाँ पे डेब्यू भी किया, विराट कोहली के अंडर किया, तो आपको लगा था कि यार ये अलग कुछ करने जाएगा टेस्ट क्रिकेट में? हाँ, अलग, वो तो ऑब्वियसली वो उसके वो 2009 से जब से थे तब से अलग ही था वो। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि उसको मैंने जैसा बोला कि उसको सिर्फ जीतना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ऐसी उसकी कैप्टनसी में भी आप देखो ना, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 70-75% रिजल्ट आया है। रिजल्ट ओरिएंटेड बातें थी चाहे हमारी तरफ आए चाहे उधर आए, बट 75% रिजल्ट्स आए हैं टेस्ट मैचेस में। तो उसका वही रहता है कि भाई जीतना है तो फिर। बट उस टाइम थोड़े विराट हमारे अग्रेसिव होते थे, पूजा पाठ कम करते थे। अब डू आई लुक लाइक द पूजा पाठ टाइप्स? पहले इंडियन कैप्टन थे, पहले एज ए प्लेयर थे कि ऑस्ट्रेलिया में जाके दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारना, और उस मैच में आप खेले भी थे। एज अ प्लेयर ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी क्या थी यार, ये तो कोई घातक प्लेयर आया है और इंडिया से कि हमें मार रहा है, पहले ऐसा कोई प्लेयर है। और विराट से आपने बात भी करी होगी मैच के बाद, क्या फ़र्क था मतलब उस टाइम पे, क्या सोच रहे थे विराट कोहली? जैसा मैं बोला ना कि पहली इनिंग में तो उसने अच्छा रन बनाया 114 100 कुछ। जब चेस करने जा रहे थे तो उसका ये भी हो सकता था कि हम लोग ड्रॉ के लिए जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन था। पर उसने बोला कि नहीं, आई विल लीड द साइड, आई विल गिव माई बेस्ट। तो अब जब मैं जा रहा हूँ तो फिर तुम लोग क्यों नहीं? तो फिर वो पूरा रिदम बन गया। और एज अ बॉलर आपने क्या ऑब्जर्व किया था एज कि विराट कोहली की कैप्टनसी में जो आप खेल रहे थे, तो क्या बैकिंग होती थी, क्या डिस्कशन होती थी जब ग्राउंड पे होते थे, और जहाँ पे बड़ी पार्टनरशिप बन रही है उस टाइम पे क्या अप्रोच लेते थे विराट कोहली कि यार कैसे ब्रेक नहीं? ब्रेक तो वही है कि आप सिचुएशन में, मतलब कभी कभी होता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना, सोचना पड़ता है। जब पार्टनरशिप होती थी तो उसका यही रहता था कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला गेम करते हैं, जो सही भी रहता है एक टाइम पे। ओके। चाहे आप बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो, तो उसका ये रहता था कि अब वेट एंड वॉच, जब एक विकेट कैसे निकालना है उस पर बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या। डेब्यू कैप पे MS धोनी ने कुछ कहा था जब आपको डेब्यू कैप दे रहे थे? कुछ स्पीच देते, थोड़ा सा एक बोलते हैं कुछ? नहीं, वही कि ऑल द बेस्ट, वी विल बैक यू और ये सब। बट एक चीज़ ये पूछनी है मुझे, ऑस्ट्रेलिया जो रहा है टूर, वो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स के लिए सैड रहा है। जैसे राहुल द्रविड़ हो गए, लक्ष्मण जी रिटायर ली, धोनी ने रिटायरमेंट ली, अब रोहित, विराट। रोहित का और विराट का, जैसे विराट का तो आपने आखिरी मैच खेला वाइट्स में, जो था रणजी का मैच था, उस टाइम लग रहा था कि यार ये रिटायरमेंट लेने वाला है, या सोच थी उस टाइम पे, या खेलेगा भी कुछ? ये आदमी अगर वाइड वाइड टेस्ट मैच खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, तो कुछ तो प्लान होगा। बट एंड ऑफ द डे इट्स टोटली इंडिविजुअल्स डिसीजन कि आपको कब तक खेलना है, कब तक नहीं खेलना। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का अपना ही डिसीजन है कि हमको कंटिन्यू करना है वाइट्स में कि नहीं। बट एक चीज़ जैसे रही है, इसका कभी मुझे आंसर नहीं मिला आज तक। मैंने जितने भी क्रिकेटर्स वगैरह से बात करी है, आपसे भी बात करी है, कि इतने महान महान प्लेयर्स रहे हैं जिनकी हम लिस्ट करें, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, धोनी, विराट, रोहित, ज़हीर खान, हरभजन सिंह, इनको वो फेयरवेल कभी नहीं मिला जो एक डिज़र्विंग फेयरवेल मिलना चाहिए था BCCI की साइड से, या जो जैसे हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की मिलते हैं, इंग्लैंड प्लेयर्स की। क्या रीज़न रहता है, क्यों नहीं मिल पाता इन प्लेयर्स को वो एक डिज़र्विंग फेयरवेल? इसके बारे में तो BCCI बोल सकता है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। बट इट डिपेंड इंडिविजुअल, किसी को खेल के रिटायर होना होता है, किसी को घर से बैठ के अपना डिसीजन लेना होता है। टोटली डिपेंड ऑन प्लेयर्स। और रही
मैच क्यों नहीं मिलता वो तो डीसी सिलेक्टर्स करते हैं, कैप्टन करता है। बट अगर BCCI करते आपको ये चीज़ बोलनी होती, आपको लगता है कि विराट में अभी था क्रिकेट बाकी, टेस्ट क्रिकेट बाकी, पर्सनली आपको क्या लगता है? क्रिकेट तो मेरे ख्याल से अभी इन सब में बाकी है, जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे हैं, चाहे रोहित भाई हो चाहे विराट हो, सब में क्रिकेट तो पूरा प्रॉपर बाकी है अभी। जिस हिसाब से ये लोग आईपीएल में रन बना रहे हैं, और क्या चाहिए, इंटरनेशनल में रन बना रहे हैं, और क्या चाहिए। और आप रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट ली, टेस्ट रिटायरमेंट, ही वाज इन द मुंबई इंडियंस स्क्वाड, वो कैंप में थे, आप भी वहाँ पर थे, तो कुछ उस टाइम पे डिस्कशन हो रहा था कि यार रिटायरमेंट आ जाएगी, या जब उन्होंने अनाउंसमेंट की उसके बाद क्या बात सबको हो रही ट्वीट ही थी? देखा, सबने ट्वीट ही देखा, किसी को नहीं पता था। ये एकदम चुपचाप कुछ जाके बात करी थी फिर आपने मतलब उनसे पर्सनली, कुछ या बात मुंबई डिस्कशन इंडियंस नहीं के बाद अंदर? में कि कैसा नहीं क्या हुआ था नहीं, कुछ? इतने बड़े आदमी से क्या पूछना है। उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका डिसाइड हो गया तो एक बार रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद बात करके फ़ायदा क्या है, तो बताओ। एक बार आदमी ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा कल से, तो नहीं खेलूंगा, खत्म। बट फैंस तो यार अभी भी अब उस मैं तो सदमे से बाहर डिनायल नहीं में आया। है। मैं तो सदमे से बाहर नहीं नहीं, आया। पर ट्रांजिशन का टाइम आता है। अब जैसे अगर ये लोग, ठीक है, इन लोग के साथ साथ इन्होंने प्लेयर्स बनाए ना, अब जितने भी आप देखो परफॉर्म कर रहे हैं, इनके साथ खेले हैं ना, 3-3 4-4 साल से तो साथ खेल ही रहे हैं। और ये लोग ने जितने डेवलप, इतने मेरे ख्याल से इंडिया टीम डेवलप कर ही दी है ऑलमोस्ट। राइट। तो अब वही चाहिए ना कि उनको भी लगा होगा कि भाई ये लोग दे कैन रिप्लेस अस, ये जो भी उनको लगा होगा, उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा ना। रेड बॉल में आपका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। आपको क्या पर्सनली लगता है कि यार रेड बॉल क्रिकेट में अब इम्प्रूवमेंट हो रही है, लोग ज़्यादा देख रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को? अब डू यू थिंक कि अब थोड़ा अच्छा इवॉल्वमेंट होगा, इवॉल्व होगी रेड बॉल क्रिकेट फॉर इंडिया एंड ओवरऑल भी? इन इंडिया और ओवरसीज़, इंडिया भी, ओवरसीज भी, मतलब ओवरसीज़ में तो हमेशा जो टेस्ट क्रेज़ मैच है का क्रेज़ रहता ही है। इंडिया में, क्योंकि T20 और आईपीएल की वजह से इतना क्रेज़ बीच में कम हो कम गया हो था। गया था, बट अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करो, अगर वो छोटे वेन्यूज़ पे होता है तो आई थिंक इट्स फुल ऑलमोस्ट, वहाँ भी फुल रहता है। कि सपोज़ आपने एमपी में हुआ या लखनऊ में कोई टेस्ट मैच हुआ, तो आई थिंक वो फुल रहेगा। बट मेट्रो सिटीज़ के आने के लिए अभी टाइम लगेगा मुझे लगता है। बट वो जहाँ पे एकदम क्रिकेट लवर्स है ना, वही लोग टेस्ट मैच देखने जाते हैं। और आपका पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट कौन सा रहा है, कि T20 या फिर टेस्ट, रेड बॉल या वनडे? ऑब्वियसली टेस्ट मैच ही रहा है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ तो रेड बॉल ही है। क्योंकि रेड बॉल से आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वाइट बॉल में ईजी हो जाती है। सपोज़ कि आप लंबे स्पेल्स डाल रहे हो बिफोर द सीज़न, तो आपको वाइट बॉल में इधर भी कंटिन्यू करेगी और आपको आईपीएल में भी हेल्प करेगी। पर जब आप वाइट बॉल खेलते हो तो आपको इतना मैच प्रिपरेशन नहीं मिलता, इतना बॉलिंग करने को नहीं मिलता गेम में, तो वो चीज़ें आपको कभी कभी लैग कर जाती हैं, स्पेशली ना आईपीएल गेम। तो मुझे जो 2-3 साल में मुझे जो हेल्प हुआ है वो आईपीएल रणजी ट्रॉफी खेल के हुआ है, कि अच्छे अच्छे लंबे लंबे स्पेल डाले। तो वो एक बार जब बॉल अच्छा, एज अ लेग स्पिनर बता रहा हूँ, जब आपका बॉल अच्छा रिदम से गिरने लगता है तो वो आपको कंटिन्यू करता है वाइट बॉल। और लेग स्पिन एज अ स्किल कितना मुश्किल है उसके ऊपर अपना कंट्रोल पाना, बिकॉज ऑफ स्पिनर फिर भी कंट्रोलेबल होती है, ऑफ स्पिन जो बॉलिंग होती है। लेग स्पिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी छोटा भी गिर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा फ्लाइट चली जाती है, फुल टॉस चली जाती है। कितना मुश्किल होता है उस पर कंट्रोल डालना? और कोई ऐसी टिप हो जो अभी आने वाले बच्चे हैं, जो भी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, लेग स्पिन जिसको आगे टेकअप करनी है, दे वांट टू बिकम अ लेग स्पिनर, तो व्हाट वुड बी द एडवाइस फ्रॉम यू? एक तो फिंगर स्पिनर से आपको यू हैव टू वर्क हार्ड मोर देन 30-40%। अच्छा। इफ़ दे बॉल इन अ डे 10 overs, यू हैव टू बॉल अराउंड 15 to 20 overs टू गेट दैट रिदम, टू गेट दैट फील कि भाई बॉल अच्छा निकल रहा है हाथ से। बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वेरिएशन, गुगली भी डालनी है, फ्लिपर भी डालनी है, टॉप स्पिन भी डालनी है, और लेग स्पिन तो है ही। तो उसके लिए अब मेरा यही रहता है कि जितना लंबा भी मैं आधा आधा घंटा 40-40 मिनट बॉल डालता हूँ सिंगल विकेट, क्योंकि सिंगल विकेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा आपको फील देती है एज अ लेग स्पिन, और सबसे टफ आर्ट है। आर्ट तो है, सबसे टफ आर्ट है, आर्ट नहीं है, सबसे टफ। सबसे टफ। और रेलवे से खेलना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। रेलवे से खेलना कितना मुश्किल था? क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि यार इतना इजी नहीं होता जब आप रेलवे या सर्विसेज जैसी जगह से खेल रहे होते हो, और इंडिया तक पहुंचना 2x 3x टफ हो जाता है वो। ईजी, एक तो आपको डोमेट्रीज में रहना पड़ता है आज भी? ड्यूरिंग द कैंप। आज भी? हाँ, इफ़ यू हैव टू स्टे इन अ होटल यू हैव टू पे ऑन योर ओन। अच्छा। हाँ, अभी तक। बट बाकी स्टेट्स में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता ना, किसी भी टीम नहीं, स्टेट दे हैव, मतलब उनका अपना बजट होता है। बजट होता है, प्लस उनके अकेडमीज होती हैं। हमारे पास अकेडमीज नहीं है। अच्छा। तो अगर होटल भी है तो अगर कैंप्स के लिए, अगर सपोज डोमेट्रीज आर फुल, क्योंकि
करनैल सिंह स्टेडियम तो आप लोग गए होंगे मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे डोमेट्रीज कम ही है। तो सब जब 2-3 साल एक साथ कैंप लग जाते तो डोमेट्रीज भी नहीं मिलती, तो तब रेलवे बोर्ड कुछ बजट है उसमें कि 1000, 500, 1500 इतने तक का रूम ही दे कैन अफोर्ड फॉर यू। तो पर जब मैं खेलना स्टार्ट किया था 2005-6 में, तो डोमेट्रीज में ही रुकते थे महीना महीना। इसलिए उससे चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है। प्लस मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि आपका एक इंटरव्यू था, उसमें आपने बोला था कि रेलवे से खेल के दुनियादारी समझ में आ गई मुझे। एग्जैक्टली उसके बारे में बताओ थोड़ा, एक्सप्लेन कैसे दुनियादारी क्या है समझता है कोई एक क्रिकेटर या कोई एक इंसान। जब आप नॉर्मल स्टेट के लिए खेल रहे हो अलग चीज़ है, बट जब ऐसे सर्विसेज या रेलवेज के लिए खेलते हो तो कैसे होता है? ऑफ कोर्स आपने जो जर्नी बताई है उसमें समझ में हमें आ रहा है कि क्यों इतना मुश्किल था, दुनियादारी कैसे समझ में आती है, बट स्टिल। पर उसके बाद आप जैसे कैंप्स आते हैं, आपके कैंप करते हो, आप महीना भर के 20-20 दिन के कैंप लगते हैं, तो आपको यहाँ पे रहना पड़ता है डोमेट्रीज में, अपना ब्रेकफास्ट करना पड़ता है खुद से ही? खुद से। मतलब या तो आप कहीं जाओ या कैंटीन में जाओ, इट डिपेंड ऑन यू। उसके बाद कभी कभी इंडोर्स नहीं है, बारिश अगर आ रही है तो बारिश practice अगर आ नहीं रही है आप होती। कुछ नहीं कर सकते। पर ऑल थैंक्स टू बीसीसीआई कि उन्होंने हमको टेक केयर किया पूरा कि ड्यूरिंग द सीजन रणजी ट्रॉफी गेम वी हैव टू ट्रैवल बाय फ्लाइट्स अच्छा एंड दे विल गिव अस 5-star होटल्स। अच्छा। हाँ, इट विल्स ऑल फ्रॉम बीसीसीआई। पहले ऐसा होता था कि वी यूज टू ट्रैवल बाय ट्रेन टू गो एंड प्ले रणजी ट्रॉफी गेम। तो जब मैं स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न, मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हुआ, तो यहाँ से गोवा गए ट्रेन से, दिल्ली से मैच खेले, फिर ट्रेन से वापस आए, फिर एक और मैच खेले, बेंगलोर गए ट्रेन से, वापस आए। तो वो इससे दुनियादारी पता लग जाती है कि भाई यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। तो बीसीसीआई अब से मतलब कब से ऐसा हुआ कि बीसीसीआई ने? ऑलमोस्ट आई थिंक 8-10 साल हो गए, 10-12 साल हो गया कि जब से ये होने लगा कि ना गैप्स कम हो गए कि रेलवेज बाय ट्रेन ट्रैवल करती है, तो तब से। क्योंकि टाइम भी आपका और बहुत इसमें ज़्यादा रेलवेज की भी चल रहा गलती नहीं मानूंगा मैं, बिकॉज दे हैव बजट फॉर ऑल आई थिंक 30-40 गेम्स, है। राइट। सो दे कांट गिव क्रिकेट एक्स्ट्रा मनी और किसी और को कम करेंगे। तो इसलिए बीसीसीआई का करना बहुत, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है बीसीसीआई का इनिशिएटिव, और काफ़ी सपोर्ट रहा है बीसीसीआई का, चाहे वो डोमेस्टिक टीम्स है हाँ किसी से हाँ, भी। इजी फॉर स्पेशली हम लोग के लिए, तो हम आ रहा हो सर्विसेज के लिए तो है ही। ये चीज़ तो हर्ष ने भी हमारे साथ में बोली थी, शेयर करी थी कि वी लाइक रेलवेज़ के प्लेयर आर वेरी थैंकफुल टू बीसीसीआई, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी अब काफ़ी ज़्यादा मिल गया है अगर आप पूरे रणजी गेम्स खेल रहे हो। वो चीज़ें तो हैं ही। और अब अगर किसी भी बच्चे को आगे जाना हो, आपका मैसेज क्या होगा? बिकॉज अब की जो क्रिकेट आप कह रहे हो कि जब मैंने शुरू किया तब से और अब में बहुत फ़र्क है, आईपीएल के अंदर ही। तो अभी अगर कोई बच्चा है जो 8-10 साल का है, कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, कोई भी है, तो आपकी क्या वो रहेगी एडवाइस कि यार कैसे जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए टू बिकम अ क्रिकेटर? क्रिकेट भले ही बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, पर बेसिक इज़ बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो यू कैन डोमिनेट कोई भी फॉर्मेट। पर अगर आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर आप T20 खेलने जाओगे तो फिर ना आप T20 में परफॉर्म कर सकते, ना आप ऊपर परफॉर्म कर सकते। तो मेरे हिसाब ये है कि हार्ड वर्क और नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, क्योंकि शॉर्टकट आपको शॉर्टकट चीज़ें ही देंगी, और हार्ड वर्क में आपको पूरा वेदर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज धूप नहीं है तो आज मैं वर्कआउट करूँगा, या धूप है तो आज नहीं करूँगा। तो बहुत चीज़ें सिखाती है वर्कआउट, और सॉरी हार्ड वर्क आपको, कि हार्ड वर्क ही चीज़ है। और हार्ड वर्क और आपका जो आप कंटिन्यू करते रहोगे, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, प्रोसेस। अगर आपको यहाँ से कहीं जाना भी है तो आप प्रोसेस ही करोगे ना, ऐसा तो नहीं किसी चीज़ को करके चले जाओगे। तो वो प्रोसेस, हार्ड वर्क इज़ द की। एंड एक लास्ट सवाल, करण शर्मा जो शुरुआत में जब क्रिकेट खेल रहा था, 3 अलग अलग जगहों पे जाके एक दिन निकालता था, फिर वहाँ से ट्रेन्स के जो लोकोमोटिव इंजन्स थे वहाँ पे काम करना, लोहा उठा के इधर से उधर रखना, और आज जब वो एक एसयूवी लग्जरी कार में आया है, वो जर्नी कैसी फील होती है? ये अच्छा फील होता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा फील होता है जब उनको कोई रिकॉग्नाइज़ करता है। उनके लिए ज़्यादा अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट जो उनके लिए जो इजी हो सकता था लाइफ में, वो मैंने करके दिया। और वही मैं ये चाहता हूँ कि और जितना भी हेल्प कर सकूँ, जितने में वो लोग खुश रहें। अगर वो लोग खुश हैं देन ओनली आई एम वेरी हैप्पी।
अमेजिंग करण भाई, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी थी। और ये जो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ थी ना, वो हमें भी इंस्पायर करती थी। जो डे टू डे लाइफ में हम जो नॉर्मल काम करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम कितने प्रिविलेज हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल हमारी। सबको लगता है कि हमारी स्ट्रगल बड़ी है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं रही होगी, बट सामने वाले की कहानी समझ में आता है कि आपको कितना हम्बल होकर रहना चाहिए। आपके पास कितनी सारी लाइफ में चीज़ें ईजी कर दी, मे बी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स और समथिंग अदर। और स्ट्रगल जो भी आज के टाइम में जो भी काम कोई भी कर रहा है, स्ट्रगल सबके पीछे है। राइट, ऐसा नहीं कि किसी को, अब क्रिकेटर जो मेरी स्टोरी है मेरे से भी वर्स्ट स्टोरीज हैं, एग्जैक्टली, और ऐसा नहीं कि सबकी है। ऑलमोस्ट 80-90-95% क्रिकेटर्स की सेम जर्नी होगी कि एग्जैक्टली। भाई यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए। तो आप कितना उसमें हार्डवर्क, और सारे क्रिकेटर नहीं बन सकते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कुछ आप प्रेजेंटर 15 ही से बन जाते 20-30 लोग ही इंडिया खेल सकते हैं। कुछ प्रेजेंटर ही बन जाते हैं, तो इसलिए आपको यू हैव टू बी पेशेंस, ऑफ कोर्स। और दूसरे से हमेशा खुश रहो, और दूसरों का अच्छा देखोगे तो अपने आप अच्छा होगा। सुन रहा है? बिल्कुल यार, मज़ा आ गया। मैं इमोशनल हो गया एंड में आता था लेजेंड की यार। बाहर से बहुत ग्लैमराइज लगता है कि क्रिकेटर के पास इतना पैसा है, इतना फेम है, बट कितनी मेहनत लगती है, जैसा आपने और इंजरी, touch से सबसे बड़ी explain चीज़ किया। इंजरी। अरे बहुत मुश्किल है। आपको एक इंजरी से बाहर निकलने के लिए कभी कभी 1.5-2 साल लग जाता है, और 2 साल में कितने लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। सही बात है। आपकी पोजीशन, पहले एक पोजीशन के लिए पीछे 5 लोग होते थे, अब एक पोजीशन के पीछे 15 लोग हैं। अब बैट्समैन ढूंढो ना, बॉलर ढूंढो ना, सब मिल जाएंगे आपको 20-20-30। अब लीग्स इतनी आ गई हैं, राइट। तो अब जैसे हम रेलवे की कोई लीग नहीं होती, सर्विसेज की कोई लीग नहीं होती, थैंक्स टू यूपीसीए कि उन्होंने प्लेयर्स अलाउ किए, बीसीसीआई कि भाई हमारे प्लेयर्स अलाउ किए, वरना हमारे प्लेयर कहाँ खेल पाते। आपको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो स्मैट कितने आप मैच खेलते हो मुश्ताक अली ट्रॉफी के? 6 से 7 मैच। उसमें अच्छा कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं ना। वो हमारे लाइव आते गेम। राइट। तो स्टेट टीम से भी क्या है कि अब टैलेंट बहुत बाहर आएगा, क्योंकि स्टेट में भी आप 10 से 15, 20, 25, 30 लोग ही खिला सकते हो। सही बात है। पर स्टेट में तो, ये लीग्स में तो हर टीम में 20-20 लोग भी हैं, तो 6 टीमें तो 120 लोग। तो और उसमें ज़्यादा से अगर एक्सपोजर मिल और रहा ज़्यादा एक्सपोजर, कभी कभी ऐसे प्लेयर मिलते हैं जो कभी आपने देखे नहीं होते, है। और वो एग्जैक्टली, बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। आई एग्री। तो इसलिए मेरा तो यही है सिंपल फंडा कि भाई हार्ड वर्क करते रहो। यू नेवर नो लाइफ व्हेन लाइफ कैन चेंज, किसी के लिए भी, कोई भी हो। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। 100 साल पहले भी ये बात होती थी, आज भी यही बात होती है, और आगे भी यही बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच करण भाई आने के लिए 6 स्पॉट पे। इट्स बीन अ प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।